हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सौरभ खरवाल और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोगों का होने वाला है इस चैनल के सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियोस में से एक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 2020 LLB एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो पे आए होंगे इस थंबनेल को देख के, वो लोग या तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जामिनेशन की, DU LLB एंट्रेंस टेस्ट की, या फिर वो मन बना रहे होंगे कि वो प्रिपेयर करेंगे DU LLB के लिए। ये दोनों ही सिचुएशंस में अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। भले ये वीडियो का टाइम लेंथ थोड़ा ज़्यादा होने वाला है क्योंकि हम पूरे पेपर को सिर्फ सिंगल वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं, मगर इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चंस को करने का तरीका और क्वेश्चंस के साथ कैसे क्वेश्चंस और आ सकते हैं उनके बारे में हम जिन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द वीडियो, वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सब लोगों को। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए मैं आपको 2 क्विक टिप्स दूंगा। सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आप जब भी क्वेश्चन को देखें तो इस वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और अपने रजिस्टर पे आंसर लिखें। दूसरा, जब आंसर आ जाए उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने और उस एक्सप्लेनेशन को उस आंसर के साथ में लिखें, और एक्सप्लेनेशन में दिए गए शब्दों को जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं उनको भी लिखें और उनके बारे में खुद रिसर्च करें। आप मानिए मेरी बात, अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे तो आपको इसके बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आइए हम चलते हैं DU LLB के सबसे पहले क्वेश्चन पे, 2020 एंट्रेंस टेस्ट पे। दोस्तों, सबसे पहला पार्ट जो DU LLB 2020 में आया था वो था पैसेज का। एक नेचुरल लॉ के ऊपर पैसेज आया था और उसके 5 क्वेश्चंस आए थे। आइए हम उनको करते हैं। क्योंकि वो एक डायरेक्टली पैसेज पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं उस पेपर का स्क्रीनशॉट आपके साथ यूज कर रहा हूं और नीचे दिए गए 5 क्वेश्चन के आंसर कुछ तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम लोग कैसे उसको पैसेज में से निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस पे जाएंगे जिनकी मैंने PPT बनाई हुई है। मैं फिर से आपको वही बात बोल रहा हूं कि ये वीडियो लंबा होगा, मगर आप लोग इस वीडियो से निकलना नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं चाहता तो सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर देके एक मोनोटोनस वीडियो बना सकता था, बट मैंने इसके अंदर हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं या उस क्वेश्चन में जो आंसर है उसके रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है वो सब शेयर करी है, जो कि एक एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हमसे ये चीजें मिस हो जाती हैं, और अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं, तो मैं आपको कम से कम भी ऐसे 350-400 क्वेश्चन बता दूंगा रिलेटेड उसके, कि आपकी तैयारी इस एक क्वेश्चन पेपर से भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है आपने। ये वीडियो लंबा हो सकता है मगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये आपके सामने इस समय पैसेज आ चुका है। तो ये एक पैसेज है और पैसेज में कोई फैक्ट्स या कोई ऐसा नहीं होता, आपने ऊपर डायरेक्ट पढ़ना होता है और नीचे उसके आंसर को मार्क करना होता है। तो इस पे आप अपनी विजडम पे डिपेंडेंट है, बट फिर भी मैं कुछ छोटे मोटे क्लू और क्यू आपको दूंगा इन पैसेजेस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, ये पैसेज आपने पढ़ा। अब इसका पहला क्वेश्चन ये है, द पैसेज इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लीगल मोरालिटी, द वर्शिप ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ और गॉड लॉ। 4 ऑप्शन है इसके, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 और 3। ये जो पैसेज है लीगल मोरालिटी और नेचुरल लॉ के बारे में बात कर रहा है। नेचुरल लॉ के बारे में तो आपको इनिशियल स्टेजेस पे ही इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में दिख जाएगा, और लीगल मोरालिटी के बारे में आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एंड के पैराग्राफ में लीगल मोरालिटी और मोरालिटी से रिलेटेड पार्ट दिख जाएंगे। तो इसलिए इसमें मोरालिटी और नेचुरल लॉ की बात हुई है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसीजरल वर्जन ऑफ नेचुरल लॉ रिलेट्स टू। तो इसका आंसर है इंटरनल मोरालिटी। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, आप जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इस पैसेज में दिख जाएगा कि इंटरनल मोरालिटी की बात करी जा रही है प्रोसीजरल वर्जन में। लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे दैट as convenient way of describing the distinction being taken, we may speak of a procedural as a distinguished from substantive natural law. What I have called the internal morality of law is in the sense of procedural version. तो ये इसका आंसर है, इस लाइन में आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको सारी लाइन सब नहीं पढ़ के बताऊंगा, बट आपको इस तरीके से इसके आंसर ढूंढने हैं। क्वेश्चन है, नेचुरल लॉ अकॉर्डिंग टू पैसेज आर द ones having brooding omnipresence in the sky, terrestrial in origin एंड एप्लीकेशन, हायर लॉस और लोअर लॉस। तो ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए 1 और 3, 1, 2 and 3, 2 and 3, 2 and 4, और आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर है 2 and 4, टेरेस्टोरियल इन ओरिजिन एंड एप्लीकेशन, एंड 4 लोअर लॉस। तो ये इसका राइट आंसर है। 4th क्वेश्चन,
है कि टर्म प्रोसीजरल मीन्स सब्सटेंटिव अकॉर्ड बिटवीन ऑफिशियल एक्शन एंड एनेक्टेड लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर गवर्निंग ह्यूमन कॉन्डक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर गवर्निंग ह्यूमन कॉन्डक्ट, एक्सटर्नल मोरालिटी। अगेन नीचे ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पैसेज का है, वो कह रहा है द एंटरप्राइज ऑफ सब्जेक्टिंग ह्यूमन कॉन्डक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ रूल्स रिलेट टू नेचुरल लॉ, गॉड्स लॉ, ऑब्जेक्शन ऑफ लेजिस्लेशन, हायर लॉज। और इसका जो राइट आंसर है वो नीचे देखिए ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 1 ओनली, 2 एंड 3, 4 ओनली। इसका आंसर है 1 एंड ओनली नेचुरल लॉ, क्योंकि हम इसमें नेचुरल लॉ की बात कर रहे हैं और आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। दोस्तों ये पैसेज को करने का तरीका सिंपल है, आप पैसेज को ढंग से पढ़िए। और मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आपको 10 से 15 मिनट भी लग जाए तो डरिएगा नहीं कि 2 घंटे हैं उसमें 10 से 15 मिनट निकल गए। ये ही टाइम कंज्यूमिंग है इस पूरे क्वेश्चन पेपर में, इसके अलावा इस पूरे क्वेश्चन पेपर में कुछ भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इंग्लिश के पैसेज के 5 क्वेश्चंस के बाद अब स्टार्ट होता है हम लोगों का एमसीक्यू, जो कि हमारे लीगल करंट अफेयर्स, हमारे करंट अफेयर्स, हमारा जीके, हमारी पॉलिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लीगल एप्टीट्यूड और सिंपल एप्टीट्यूड और मैथ्स जैसे कई सारे सवालों के ऊपर रहेगा। तो बिना समय को वेस्ट करें हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बेंचमार्क टू May 2019 इंडिया इज रैंक्ड एट। आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो आपने स्क्रीन को पॉज करना है और फिर अपना करेक्ट ऑप्शन को आपने टिक करना है, अपनी फाइल में, अपने कॉपी में लिखना है। और अगर आपको इसका करंट ऑप्शन पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आप उसको करंट ऑप्शन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बहुत टाइम पड़ा है। हम लोग समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनके आसपास कैसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं, और आप फिर उनके नोट्स लिखिएगा और फिर उस हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी। तो इंडिया की रैंकिंग 63 थी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये वर्ल्ड बैंक ऑफ ईज ऑफ डूइंग का रैंकिंग तो आ चुका है, तो क्या अगली बार ये आएगा? देखो, जरूरी नहीं है कि अगली बार यही आएगा, मगर हम लोगों को पता चल गया कि रैंकिंग्स आती हैं। रैंकिंग्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें करना है। आप रैंकिंग्स करके जाइए। वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स होती हैं, जैसे एफडीआई की किस देश में कितनी एफडीआई की रैंकिंग्स होती है, उस हिसाब से डेमोक्रेसी की रैंकिंग्स होती है। तो आप ऐसे करके अलग अलग रैंकिंग्स को सर्च करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग होती है और ऐसे ही कई प्रकार की रैंकिंग्स होती हैं। आपने वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग से एक क्लू लेना है कि आपने और रैंकिंग्स के बारे में पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो आप अपने क्वेश्चन के आगे मार दीजिए टिक और बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज फर्स्ट फिजिकल डेफिसिट, सेकंड रेवेन्यू डेफिसिट, थर्ड प्राइमरी डेफिसिट, फोर्थ मॉनेटाइज डेफिसिट। दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी और बहुत सारे बच्चों ने इसमें रेवेन्यू डेफिसिट भी मार्क किया था, मगर DULLB के द्वारा रिलीज्ड आंसर शीट में इसका रियल आंसर फिस्कल डेफिसिट है। और उसका आप लोग ये एक आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन वो भी आपको दिखी जाएगी। मगर इसमें मेन चीज ये नहीं है कि क्या कहते हैं इसका आंसर फिस्कल डेफिसिट है या फिर रेवेन्यू डेफिसिट है। मेन चीज ये है कि ऐसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आप लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए, आप मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, RBI, उसके बारे में पढ़िए, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में पढ़िए, और अभी GST के ऊपर रिसेंटली ही हमारे लॉज बने हैं उनके बारे में पढ़िए। हल्का सा आपको फाइनेंशियल नॉलेज भी रखना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताता हूं, आप इसे जरूर करिएगा और ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। आप ये बताइएगा कि 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है? क्या RBI गवर्नर का साइन होता है या फाइनेंस सेक्रेटरी का? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2019 द सेवरेंस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल वाज अवॉर्डेड टू। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिकी क्वेश्चन इस वे में है क्योंकि इसमें इन लोगों ने क्वेश्चन के अंदर एक अजीब सा नाम दिया हुआ है जो कि किसी ने कहीं पे भी नहीं सुना होगा, मगर क्लू भी इसी क्वेश्चन के अंदर है। और क्लू क्या है? अल्फ्रेड नोबेल। ये सेवरेंस रिक्सबैंक प्राइज किसी ने भी नहीं सुना ये क्या होता है, मगर अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में देने वाले प्राइजेस को कहा जाता है नोबेल प्राइजेस। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आप लोगों को पता होगा 2019 में इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स अभिजीत बैनर्जी जो कि इंडियन थे उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब उनके साथ 2 लोगों को और नोबेल प्राइज मिला था। एक तो उनकी वाइफ थी हेनरी डुफ्लो और एक उनके दोस्त थे माइकल क्रैमर। तो दोस्तों
इस चीज से क्या सीखने को मिला हम लोगों को? इस चीज से हमें सीखने को मिला कि क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछेंगे आपसे कि नोबेल प्राइज किसको मिला था। आप पढ़ के जाएंगे नोबेल प्राइज इन लोगों को मिला था, मगर अगर आपने ये नहीं पढ़ा कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल प्राइजेस हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल में कौन से प्राइजेस होते हैं। दूसरा, आप अभिजीत बैनर्जी तो करके चले जाएंगे क्योंकि वो इंडियन थे, मगर आप क्या उनकी वाइफ हेनरी डुफ्लो करके गए, या क्या आप उनके दोस्त माइकल क्रैमर करके गए? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन क्वेश्चन से आप क्लू लें कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपको प्रिपेयर करना है सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं, उस क्वेश्चन के अराउंड बनने वाले क्वेश्चंस के बेसिस पे। अब मैं आपको नोबेल प्राइज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का हिंट भी दे देता हूं और आप लोग उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। आप लोग ये पता करिए कि नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरीज में मिलता है, साथ के साथ आप ये पता करिए कि नोबेल प्राइज कौन सी कंट्री देती है। लोगों को ये नहीं पता कि नोबेल प्राइज देने वाली 2 कंट्रीज हैं, और उसमें से जो पीस प्राइज है सिर्फ एक कंट्री वो पीस प्राइज देती है और एक कंट्री बाकी सारे प्राइजेस देती है। इसके ऊपर आप रिसर्च करो, होमवर्क करो और पता करो कि पीस प्राइज कौन सी कंट्री देती है नोबेल प्राइज के अंदर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। एज पर द लॉ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इंडिया शैल बी ऑपरेटेड बाय। दोस्तों अब आपको अगर आंसर पता है तो अगेन वेल एंड गुड, ये एक और इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप अपने नोट्स वाली किताब पे जो मैंने बोला, जहां पे आपने अपने आंसर्स लिखने हैं और जहां पे आपने उसके साथ साथ में मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को नोट करना है और उनके बारे में फिर आपने बाद में होमवर्क करना है और पढ़ना है, तो वहां पे आप जरूर लिख लीजिएगा बड़े बड़े कैप्स में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ेगी। इसके अंदर पूछा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी पैसे वाला धंधों का काम यानी मनी फ्रेमवर्क वाली पॉलिसीज इंडिया में कौन बनाता है? ऑप्शन है नीति आयोग, सेकेंड ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फोर्थ ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो दोस्तों आप लोग इसमें से ढंग से देखें, ऑप्शन के अंदर ही जवाब है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी पैसों के रिलेटेड सारा जो फैसला होता है वो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है। नीति आयोग एक बड़ी नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है बहुत बड़ी, जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और वो बहुत ही सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एक मिक्सचर करके एक कमेटी बनाते हैं जो प्लानिंग कमीशन के नाम पे बनी है। तो नीति आयोग नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये हाल शायद ही किसी ने इनके बारे में सुना होगा। तो नीति आयोग इज the wrong answer. Department of Economic Affairs is a wrong answer. Department of Revenue is a wrong answer. The right answer is Reserve Bank of India. RBI है जो हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। अब आप इस क्वेश्चन से क्या क्लू लेंगे कि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है और आपको साथ साथ में ये जो 4 ऑप्शंस लिखे हैं इनके बारे में भी जरूर पढ़िए। नीति आयोग के बारे में पढ़िए कि नीति आयोग का सीईओ कौन है। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़िए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं कमिटी के अंदर, वो जरूर पढ़ें। तो ऐसे आप लोग जब क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे क्वेश्चन से क्वेश्चंस, तो आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होगी कि कोई भी व्यक्ति आपको DU-LLB क्रैक करने से नहीं रोक सकता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है The head office of Securities and Exchange Board of India is located at SEBI। ये सेबी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक गवर्निंग बॉडी है जो लुक आफ्टर करती है इंडिया की मार्केट्स के ऊपर। जो हम लोग निफ्टी सेंसेक्स की बात करते हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड बना है जो कि सेबी है। तो आप लोग जरा इस आंसर में आने से पहले मैं आपको एक हिंट देता हूं। आप लोग बताइए कि इंडिया की दलाल स्ट्रीट निफ्टी और सेंसेक्स किस शहर में है? अगर आपने इसका जवाब सही दे दिया है तो आपको पता चल जाएगा इसका जवाब भी क्या है। यस, इसका जवाब मुंबई है। निफ्टी और सेंसेक्स दलाल स्ट्रीट सब मुंबई में है। तो जब उनको मैनेज करने वाली जो अथॉरिटी होगी तो वो कहां होगी? वो चंडीगढ़ में तो नहीं हो सकती, वो मुंबई में होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर है मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को अपने दिमाग को अलग तरीके से चलाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आपको हर एक हेडक्वार्टर पता होगा, मगर हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए कि जब हम बात करें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के बारे में, तो जब हम बात करें मार्केट्स के बारे में, तो मार्केट जब बॉम्बे में है तो फिर उनका बोर्ड कहां पे होगा? उनको रेगुलराइज करने वाली अथॉरिटी कहां पे होगी? तो वो भी बॉम्बे में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसिपिएंट वाज नॉट अ रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज? तो दोस्तों ये एक जीके का क्वेश्चन है। अब जीके का क्वेश्चन ये कि अगर आपने इंडिया के अंदर कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है उसकी एक लिस्ट आपने बनाई होगी, क्योंकि एक बार गो थ्रू करा होगा तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। दोस्तों मैडम मैरी क्यूरी को मिला है कि नहीं मुझे नहीं पता। अभिजीत बैनर्जी को तो मिला है, इतना मुझे पता है। महात्मा गांधी, दोस्तों महात्मा गांधी को मिला है कि नहीं? दोस्तों महात्मा गांधी को नहीं मिला। मदर टेरेसा, जी हाँ मदर टेरेसा को भी मिला है और इंडिया के लिए ही मिला है, उनका कैटेगरी इंडिया में ही आई थी। तो
इस सारे ऑप्शन के अंदर मुझे मैडम क्यूरी पे कंफ्यूजन था, मगर मैं 110% श्योर हूं कि महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज कभी नहीं मिला। तो मैं इस क्वेश्चन में दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होने से अच्छा है उस ऑप्शन पे जाऊंगा जो 100% श्योर है, और वो है महात्मा गांधी। आपको ये टेक्निक आजमानी पड़ेगी जिसमें आप लोगों को ऑप्शंस को आउट करना पड़ेगा। मैंने इसमें से अभिजीत बैनर्जी और मदर टेरेसा को आउट कर दिया क्योंकि उनके लिए आई वाज 110% श्योर कि उनको मिला है, क्योंकि अभिजीत बैनर्जी को अभी मिला है और मदर टेरेसा के बारे में मैंने पढ़ा था कि उनको मिला हुआ है। मैडम क्यूरी के बारे में मुझे नहीं पता था, मगर मुझे 100% श्योर था कि महात्मा गांधी को नहीं मिला है। तो इसलिए मैडम क्यूरी जो कि एक कंफ्यूजन वाला पार्ट था, मैं उसको पे ना जाके 110% श्योर महात्मा गांधी को नहीं मिला है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। इसे कहते हैं कीपिंग आउट दी ऑप्शंस विच आर लेस फेवरेबल। और ये एक टेक्निक है जो बड़े बड़े एसएससी से लेके यूपीएससी के एग्जाम तक में बड़े बड़े धुरंधर इसे आजमाते हैं और ऑप्शंस को आउट करते हैं। तो ये टेक्निक भी आप लोगों को आनी चाहिए। और अब हमारा एक और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेनिस ग्रैंड स्लैम्स इन एन ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। दोस्तों इस क्वेश्चन से हम लोगों को ग्रैंड स्लैम्स के बारे में पढ़ना है। इसका करंट आंसर जो है वो है ऑप्शन 1 एंड दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। यूएस ओपन लास्ट में होता है, विंबलडन इंग्लैंड में होता है अगस्त के महीने में, और फ्रेंच ओपन बीच में होता है पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है वहां पे। अब अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द लिस्ट ऑफ भारत रत्न अवार्डीज। दोस्तों अगर आपको सारे भारत रत्न भारत के पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता तो अगेन आपको वही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा था, कीपिंग द ऑप्शंस आउट। दोस्तों प्रणब मुखर्जी को अभी रिसेंटली मिला है क्योंकि मुझे वो पता है, भूपेन हजारिका को भी रिसेंटली मिला है वो मुझे पता है, नाना देशमुख, ये तीनों लोगों को एक ही बारी में भारत रत्न मिला था, तो ये तीनों के तीनों को तो मिला है। जिनको नहीं मिला है वो ऑप्शन है ऑप्शन 4 दीनदयाल उपाध्याय। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को भारत रत्न के बारे में पढ़ना है। आपको इंडिया में कितने अवार्ड्स मिलते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे कहते हैं, भारत रत्न तो आपको पता ही होगा, मगर सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे कहते हैं ये आपको पता करना है। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दोस्तों इसके साथ साथ आपने गैलेंट्री अवार्ड्स पता करने हैं कि परमवीर चक्र सबसे बड़ा है कि महावीर चक्र सबसे बड़ा है, और ऐसे ही करके हम लोगों को क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकालने हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस कभी भी एग्जैक्टली लास्ट ईयर की तरह नहीं आएंगे, बस इन क्वेश्चनों से हम लोग एक तरीका निकाल पाएंगे कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, हु वॉन दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2019। दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, और 2019 में वो अवार्ड किसने जीता है। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है, क्योंकि ये 2019 के करंट अफेयर्स में था तो ये बहुत फेमस था इसलिए सबको पता था, और वो बहुत मिला भी फेमस था, पर्सनैलिटी को था, इसलिए इसका आंसर सबको पता था। मगर आप अगर 2021 में एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड पता होना चाहिए। तो ये अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप फिल्म फेयर अवार्ड्स लिख लीजिए, आप दादा साहब फाल्के अवार्ड्स लिख लीजिए, और इसी के साथ साथ इंडिया में जो मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो 26 जनवरी के आसपास दिए जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आपको पद्मश्री, क्योंकि पद्मश्री बहुत सारे लोगों को मिलता है तो जरूरी नहीं है आपको वो सारे पता हो, मगर उसमें से कुछ अगर मेन लोगों को मिला तो आप उनको जरूर नोट डाउन करिए। उसी तरीके से पद्म विभूषण और ऐसे ही करके सारे अवार्ड्स के बारे में आपने पढ़ना है। दादा साहब फाल्के अवार्ड पे हम लोग आते हैं, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 में मिला था अमिताभ बच्चन को। दोस्तों ये क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हम लोग इनसे निकलने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो भी अवार्ड्स के ऊपर है। तो ये अवार्ड्स हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स। अब हम लोग एक चीज तो देख चुके हैं कि अवार्ड्स का 2020 के क्वेश्चन पेपर पे बोलबाला था, इसलिए आप किसी भी अवार्ड को मिस मत करना। 2021 के लिए प्रिपेयर करते हुए हर एक अवार्ड को आप कर लेना, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड साउथ इंडिया का ही क्यों ना हो। और इसका सही जवाब जो है वो है दीपा मलिक एंड बजरंग पुनिया वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ऑफ 2019। अब आ जाता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रेसिपिएंट ऑफ रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2019, क्योंकि ये बहुत फेमस था और एक ऐसे पत्रकार को मिला था जो फॉर गुड रीजंस एंड बैड रीजंस हमेशा लोगों की नजरों में रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आना बहुत ज्यादा लाजमी था। मगर हम लोग क्वेश्चन पे ना जाएं कि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड कौन सी कंट्री देती है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो रिसर्च करिए। रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस देती है, किन किन कैटेगरीज में देती है ये भी आएगा। दोस्तों जब आप लोग अवार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि वो कौन सी कंट्री देती है, किन कैटेगरीज में देती है, उससे रिलेटेड कोई और यूएसपी तो नहीं है, हमें उन सबको प्रिपेयर करना है। अब इस रैमन मैग्सेसे अवार्ड के
के लिए एक यूएसपी भी है। इसको कहा जाता है द नोबेल प्राइज अवार्ड ऑफ द ईस्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच अवार्ड इज नोन एज नोबेल प्राइज अवार्ड ऑफ द ईस्ट, तो आप क्या कहेंगे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो दोस्तों करंट अफेयर को हमेशा आप लोग एक एक्स एक्सिस यानी एक मोनोटोमस टर्म में मत देखना, वो हमेशा मल्टीपल टर्म्स में खींचकर आ जा सकता है और उसको बनाने के इतने तरीके होते हैं एग्जामिनर के पास कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए यू हैव टू कवर एवरी सिंगल बिट कि भैया अगर उसने ये पूछ लिया रेमन मैग्सेसे सबसे पहले इंडिया में किसको मिला था, तो मुझे पता होना चाहिए। अगर उसने ये पूछ लिया कि रेमन मैग्सेसे कौन सी कंट्री का है, तो मुझे पता होना चाहिए। किन किन कैटेगरीज में मिलता है, तो मुझे पता होना चाहिए। रवीश कुमार को किस कैटेगरी में मिला, तो मुझे पता होना चाहिए। और उसको नोबेल प्राइज ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो मुझे ये पता होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। एंड रेमन मैग्सेसे के बाद जो क्वेश्चन है वो है विच कंट्री वन द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 2018। लड़कों को तो ये पता होगा जो फुटबॉल के फैन हैं, और अगर नहीं भी पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन से सिर्फ क्लू लीजिए कि जो ये क्वेश्चन है ये कंट्रीज के वर्ल्ड कप्स और इनको बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो 2020 में कोरोना की वजह से खैर कोई इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट नहीं हुआ, बट 2021 के बिगनिंग में जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है, उनको आप जरूर कवर करना। इस सवाल का आंसर है फ्रांस वन दी फीफा वर्ल्ड कप 2018, और हुआ कहां पे था? वो हुआ था रशिया में। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। किस ग्राउंड में खेला गया था ये भी पता होना चाहिए। रनर अप कौन था? क्रोएशिया, ये भी पता होना चाहिए। तो आप एक क्वेश्चंस को ऐसे तैयार करें कि आप उसके सारे एक्सेसेस कवर कर लें। आप कोई एक मोनोटोमस वे से ना जाएं कि भैया यही आंसर है और यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। DU LLB के एंट्रेंस टेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते क्वेश्चन कितना घुमा के आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020 ऑर्गेनाइज। तो आप लोगों को पता होगा वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 में हुआ था बिगिनिंग में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो 2021 में कवर किया जा सकता है, और नहीं किया गया तो इसके तरीके के क्वेश्चंस आप लोग कवर कर लीजिए। तो ये जो इसका आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया फॉट इन 2020 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इन द फाइनल। इंडियन वुमेन टीम लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया। मैन ऑफ द मैच कौन था, मैन ऑफ द सीरीज कौन था वर्ल्ड कप का, आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने 2020 के अंदर ICC वुमेन्स 20 वर्ल्ड कप का डेस्टिनेशन पूछ लिया है। अब 2020 में कोई खास इवेंट हुआ नहीं, तो क्या पता इसी वर्ल्ड कप में से कुछ और सवाल पूछ लें कि इंडिया का हाईएस्ट स्कोरर रन गेटर कौन सी लड़की थी, और कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, वुमेन ऑफ द मैच कौन था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने जरूर कवर करके जाना है। सिर्फ एक ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इंडिया के साथ खेला था, इतना ही नहीं कवर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैव वन द बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर 66 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो दोस्तों आप देखोगे इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कीर्ति सुरेश, आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, दीपिका पादुकोण, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, विकी कौशल, स्वनंत किर्की। कीर्ति सुरेश, अक्षय कुमार, स्वनंत किर्की। इसका देखो सही आंसर है पहले वाला, कीर्ति सुरेश, आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, ठीक है। तो मैंने आपको बिगिनिंग में यही बताया था कि भैया इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है, तो आप इस वीडियो में बने रहो, इसको पूरा एंड तक देखो और समझो कि एक क्वेश्चन सेटर का माइंडसेट क्या होता है, और समझो कि हम लोगों को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्योंकि कई बार हम लोग क्वेश्चन पेपर्स कर ही समझ जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे टॉपिक्स आएंगे, तो हम लोग उसको वैसे ही कवर कर पाते हैं। क्योंकि भैया जो सिलेबस है वो इतना बड़ा है समंदर की तरह, आप उसमें गोते मार भी लेंगे तब भी मैं नहीं बोलूंगा कि आपका सिलेबस पूरा हो गया है। तो इसलिए वाई एक्ट फुलिश व्हेन यू कैन एक्ट स्मार्ट। आप क्वेश्चन पेपर्स को करिए, क्वेश्चन पेपर्स के अराउंड क्वेश्चंस क्या बनते हैं उनको करिए, तो आप पाएंगे कि ये तो 100 क्वेश्चंस हैं, मगर इन 100 क्वेश्चंस में से आपने 500 क्वेश्चंस सिर्फ 2020 LLB के एंट्रेंस टेस्ट से निकाल लिए हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चंस इनके अराउंड हैं, इस वीडियो को ढंग से सुनते रहिए, और जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उनको लिखते रहिएगा कि भैया ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सौरभ सर ने बताया था इस तरीके से कवर करना है, इस तरीके से आप एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो ये आपने ऐसे करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज ग्रांटेड क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी अवार्ड एज स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019। तो इसका जवाब जो है वो भोपाल है 2019 के अंदर, जबकि ये कंटेस्टेड क्वेश्चन था क्योंकि इंदौर वाज द राइट आंसर, बट भोपाल इसमें जो DU LLB 2020 की जो आंसर शीट आई थी उनमें उन लोगों ने भोपाल दिया था, बट इसका आंसर इंदौर था। इसलिए हर साल जो सब स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग्स होती हैं उनको आप लोग ध्यान से देखें और उनको जरूर लिखें, और जो मैंने क्वेश्चंस बताया आसपास उनको जरूर करना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, हु वॉन द रणजी ट्रॉफी 2019-2020? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2019-2020 में कौन जीता था वो तो आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर में बता ही दूंगा, मगर सवाल ये है कि 2020 की रणजी ट्रॉफी कौन जीता था? क्या 2020 में रणजी ट्रॉफी हुई थी? नहीं हुई, कोई बात नहीं। आप ये बताओ कि इंडिया में रणजी ट्रॉफी तो टेस्ट मैच के लिए करा गया एक कंसेप्ट है, जो कि इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट लीग होता है, टेस्ट मैच के कंसेप्ट के ऊपर कितने डेज का होता है? 5 डेज का होता है, 4 डेज का होता है? क्वेश्चन है, सर्च करना है आपको, और तभी आप लोगों इसके आसपास के क्वेश्चंस निकाल पाओगे। चलो ये छोड़ दो, ये बताओ कि इंडिया की जो 2020 लीग है डोमेस्टिक, उसका क्या नाम है? आधे बच्चे बोल रहे होंगे इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल। अरे भैया आईपीएल नहीं है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। आपने पढ़ना है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी लास्ट ईयर कौन जीता था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस बार कौन जीता है, और ये बताइए कि वनडे लीग जो इंडिया में डोमेस्टिक होती है उसका क्या नाम है? दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं करंटली विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, उसका विनर कौन है? तो हम लोगों को रणजी ट्रॉफी तो सबको पता है कि इंडिया के अंदर क्या होती है और कौन होती है, और इसका आंसर भी मैं आपको बता ही दूंगा, और आप लोग उसे पढ़ भी लेना कि इस बार की रणजी ट्रॉफी कौन जीता था। मगर आप लोगों ने भूलना नहीं है कि आपने और भी क्रिकेटिंग लीग जो इंडिया के अंदर होती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इनके बारे में भी जरूर पढ़ना है। और इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सौराष्ट्र। तो हु वॉन द रणजी ट्रॉफी 2019-2020? तो उसका नाम है सौराष्ट्र। सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी कौन जीता? चलो ये बताओ, ढूंढना है। मुंबई जीती। कितनी जीती? मुंबई मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मगर मुंबई कितनी रणजी ट्रॉफीज जीती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो भैया, इन्हीं क्वेश्चनों से क्वेश्चन निकलेंगे। मैं कह रहा हूं आप अगर ये 2020 का क्वेश्चन पेपर भी ढंग से कर गए और सौरभ सर की वीडियो देखकर कर गए, तो आप लोग कम से कम 500-600 क्वेश्चन के तो गुरु हो जाएंगे। और उसी श्रेणी में अब चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्योम मित्रा, व्योम मित्रा इज डैश। अब व्योम मित्रा के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। विच विल बी सेंट बाय इसरो इन स्पेस। तो ये एक रोबोट है व्योम मित्रा, जो कि स्पेस में भेजा जाएगा इसरो द्वारा। तो हम लोगों को व्योम मित्रा के साथ साथ जो पूरा वो इंडिया का प्रोजेक्ट है, जो इंडिया का मिशन है, उसके बारे में जरूर पढ़ना है। उसकी तैयारी रशिया में कहां पे हो रही है उसके बारे में जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब अगला हम लोग आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज और आर रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे और आप लोग शायद कर भी ना पाए, मगर अगर आप ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो चलो आप इस बार पढ़ लेंगे कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट बनाता है। मगर अगर आपको नहीं पता कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट बनाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों से भैया दूरी भली है, इनको करना मत। ये करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। DULLB में नेगेटिव मार्किंग से लोग इतना बुरी तरह पिटते हैं जितना कि कहीं और नहीं पिटते। क्यों? क्योंकि एक एक मार्क्स के बीच में 40-40, 50-50 बच्चों की रैंक होती है, और जब कट ऑफ खत्म हो जाती है 224 पे, तो 223 वाले सोचते हैं अरे भैया एक नंबर से रह गए। अरे भैया आप एक नंबर से नहीं रह गए, आपके ऊपर 40 बच्चे थे 224 वाले। तो इसलिए मेक श्योर करना कि आप नेगेटिव मार्किंग मत करना ऐसे क्वेश्चंस में, आप इन्हें अटेम्प्ट मत करना। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ओनली, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ। आपने सर्च करना है कि वर्ल्ड बैंक कौन सी रैंकिंग्स निकालता है, कौन से लिस्ट निकालता है, और फिर उसके ऊपर प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जब चलेंगे तो हम एक अच्छा सा प्रिपरेशन मोड अपना ऑन कर पाएंगे और हम लोग DULLB को क्रैक कर पाएंगे। और मैं भैया रैंक होल्डर हूं, इसलिए आपको पूरी गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप अगर इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं इस पूरी वीडियो को, तो आप लोग LLB के DU के एंट्रेंस में कम से कम भी 500-600 क्वेश्चंस को समझ रहे हैं इस समय मेरे थ्रू। तो इसलिए देखते रहिए इस वीडियो। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत इंटरफेस फॉर मनी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट इज अ पेमेंट इंटरफेस डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अलाउ रियल टाइम फंड ट्रांसफर। इट इज अलाउस फॉर लिंकिंग मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एंड द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आंसर 2, यानी 2 ओनली। दोस्तों वर्ल्ड बैंक बोल रहा हूं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भीम को नहीं बनाया। भीम को बनाने वाली कंपनी का नाम है NPCI, जो कि है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको ये पढ़ना है, और अगली बार क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये पूछ लेंगे कि इनमें से कोई ऑप्शन हो, अगली बार क्वेश्चन आएगा कि भीम को किसने बनाया। तो आपको पता होना चाहिए कि भीम को बनाने वाली कंपनी का नाम NPCI है, इसलिए हमारे को अराउंड द क्वेश्चन पढ़ना है। भीम की फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दे दी आपको, भारत इंटरफेस फॉर मनी, मगर नेक्स्ट पेपर में क्या पता भीम की फुल फॉर्म ही पूछ लें। तो इसलिए भीम की फुल फॉर्म, भीम के बारे में कुछ 1-2 वैल्यू पॉइंट्स आप लोग जरूर विकी करें, मतलब विकीपीडिया पर सर्च करें और उन्हें जरूर पढ़ें। दोस्तों अगला आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजेस द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। दोस्तों ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनकी रैंकिंग्स जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोगों को वर्ल्ड रैंकिंग जरूर करनी है,
उन रैंकिंग्स को रिलीज कौन करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो उन्होंने पूछ लिया रैंकिंग को रिलीज कौन करता है, तो इस रैंकिंग को तो रिलीज भैया वर्ल्ड बैंक करता है। अब इसमें वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये चारों ऑप्शंस अपने अपने में खलीफे हैं। इन चारों ऑप्शंस पे आपको पढ़ने के लिए हद तक मटेरियल मिल जाएगा। मैं वर्ल्ड बैंक की बात कर लेता हूं। आप बताइए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में है। इसका प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मेलपास इसके प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक का एक और नाम क्या है जिससे पूरी दुनिया में उसको जाना जाता है? आपको क्वेश्चन आ जाएगा, अगली बार बोल देंगे भैया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बताओ। आप बोलोगे अरे भैया ये कौन सा बैंक है? अरे भैया यही तो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या फर्क है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये आपको जरूर करने हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के अंतर्गत कौन सी प्रोग्राम्स आते हैं आपने उसको पढ़ना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंडर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे होता है? सब लोग डेवोस चले जाते हैं, क्या करने जाते हैं भैया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में? डेवोस पे आपने पढ़ना है, वहां पे क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपने वो पढ़ना है। तो ये हेडक्वार्टर्स, वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, उनके हेड्स और उनके एम्बिट में कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है उनको जरूर पढ़ना है भैया। गांठ बांध लो, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन को तो भैया चाट जाना है आप लोगों ने। और यूनाइटेड नेशन पे तो इतना समंदर है कि आप अगर पूरा भी चार्ट जाओगे मैं तब भी नहीं मान पाऊंगा कि आप सारा का सारा कर पाओगे। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन के ऊपर, यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स हैं ये आपने बताने हैं। कमेंट बॉक्स पे लिखिए यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स हैं। उन ऑर्गन्स में जो यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल जो एक ऑर्गन है, वो ऑर्गन क्यों बंद है? वहां से जो आखिरी कंट्री उस ट्रस्टीशिप काउंसिल पे जो आखिरी कंट्री थी वो निकल गई, उसका क्या नाम है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे और आपने ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं इसको चाहे रिवाइंड कर लो, मगर ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक किताब पे लिखने हैं और इनको सर्च करना है और इनके आंसर्स लिखने हैं। और चाहे आप इन्हें ही रिवाइज कर लेना भैया, मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम LLB का हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम अ क्लासिकल सोलो डांस ओरिजिनेटेड इन। भैया ऐसे क्वेश्चनों को कर दिया करो दूर से राम राम। इंडिया में इतने डांसेस हैं, इंडिया में इतनी सारे भाषाएं हैं, ठीक है भाषाएं तो चलो फिर भी आप कर लोगे, मगर ये डांसेस जो होते हैं ना ये करना बहुत टफ है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो भैया आप कर रहे हैं UPSC की तैयारी, और अगर आपको उसका आंसर नहीं आता तो हैरान और परेशान होने की कोई बात नहीं है। DU LLB का एग्जाम भैया टेस्ट मैच की तरह है। बाउंसर्स भी आएंगे, स्पिन भी होगी, कुछ बॉलें तो छोड़नी पड़ेगी अगर आपको खेलना है लंबा। अगर आपको अपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं तो कुछ बॉलों को लीव करना पड़ेगा, और ये ऐसे क्वेश्चंस वैसे ही बॉलें हैं जिनको आपको लीव कर देना चाहिए। अगर आपको उसका आंसर पता है देन यू आर वेल एंड गुड ऑन राइट ट्रैक, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर है केरला। विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर USB। देखो USB पूरी दुनिया यूज करती है USB में इतने GB का डेटा आ गया, USB में उसको दे दो, फाइल वहां ट्रांसफर हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब USB की फुल फॉर्म बताओ, और देखो कितनी क्लोज है सारी। यूनिक स्टोरेज बस, यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरीज बस। जो लोग अपनी जिंदगी में चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ में उस पर वाई का सवाल लगा के उससे पूछ लेते हैं, वही लोग ऐसे पेपर क्लियर कर पाते हैं। USB इस्तेमाल कर रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, और कभी जिंदगी में सोचा नहीं अरे USB का मतलब क्या होता है। दोस्तों USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरीज बस। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ लेते हैं कई बार DOL के एग्जाम में। इसलिए भैया वो आई थी ना आमिर खान जी की मूवी कि भैया सवाल पूछो 3 इडियट वाई, तो वाई जरूर पूछा करो अपने आप से जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो या किसी भी न्यू वर्ड के अक्रॉस आते हो। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द दीज इज नॉट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखो ये मैंने आपको क्या बोला, यूनाइटेड नेशन एक ऐसा टॉपिक है, आप उसके बारे में जितना पढ़ लेंगे वो एक समंदर है। अब इसमें देखो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यस FAO के बारे में मुझे पता है कि वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ILO के बारे में मुझे पता है, बट आई एम कंफ्यूज बिटवीन इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोगों को 100% श्योर हूं कि वो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन GATT को हटा के बना है और वो यूनाइटेड नेशन से बिल्कुल अलग कंसेप्ट था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फिर से मैंने 2 कंफ्यूज क्वेश्चन में से एक 100% जो क्वेश्चन था जिसपे मैं श्योर था उस पे मैंने आंसर को टिक करके कराया, और इसका आंसर है WTO। मगर दोस्तों आपको पढ़ना है FAO के बारे में। इंडिया में क्राइसिस चल रहा है किसान बिल का, मैंने आपको बताया। भैया इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेंगे आपसे, पूछ लेंगे वो WTO में
जो क्या कहते हैं ना कि WTO में जो सब्सिडीज देने की एक लिमिट है, जिसके ऊपर हमेशा इंडिया पे सवाल उठाए जाते हैं, तो वो क्या लिमिट है, ये सवाल पूछ लेंगे WTO के इंडिया के फार्म प्रोटेस्ट को लेकर WTO के रिगार्डिंग। तो ये आपने जरूर पढ़ना है कि WTO में वो कितनी लिमिट है सब्सिडीज की जो दी गई है कंट्रीज को, जिसको हमेशा इंडिया वॉयलेट करता है। और कनाडा जो इसके प्रधानमंत्री इंडिया पे बोल रहे हैं फार्म प्रोटेस्ट के बारे में बड़ा ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहा है, और वो WTO के अंदर कनाडा इंडिया को सबसे ज्यादा घसीटता है कि भैया सब्सिडी क्यों दे रहे हो, सब्सिडी क्यों दे रहे हो। तो आपने पढ़ना है ये WTO की सब्सिडीज के बारे में, आपने पढ़ना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेट में, कंट्री में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में होगा? नहीं, पता करो कहां है FAO का हेडक्वार्टर, और कमेंट बॉक्स पे लिखो कि FAO का हेडक्वार्टर कहां है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को जब करेंगे तभी जाके ये जुगलबंदी होगी और सवाल बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन जज वॉज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। भैया लॉ का पेपर देने जा रहे हो तो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने लॉ जज होते हैं पता होना चाहिए। इंडिया का करंटली सर्विंग जज दलवीर भंडारी ICJ में, ये पता होना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। यूरोपियन कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि यूरोपियन कोर्ट कहां पर है। अगर आप बात करने जा रहे हो लॉ के पेपर की तो भैया कम से कम वकालत के सवाल तो आपको इंटरनेशनल और इंडियन पता होने चाहिए, वरना तो लॉ का पेपर देने का कोई फायदा नहीं है। और ऐसा नहीं कह रहा कि हम आपको कह रहे हैं IPC की बड़ी मोटी मोटी धाराएं पढ़ लो। अरे भैया ये तो पता होना चाहिए कि ICJ कहां पर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है। ये कमेंट बॉक्स पे लिखो और पता करो कि वही इकलौता ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में ना होकर उसके बाहर है। बाहर किस कंट्री में है और कहां पर है वो आप लोग लिखोगे, ढूंढोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। दोस्तों इसका सवाल का जवाब, विच इंडियन जज वॉज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट टोक्यो ट्रिब्यूनल, इसका आंसर है जज राधा विनोद पॉल। तो ऐसे सवाल भी आ जाएंगे, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मैं बोलूंगा अगर आपको आता हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, Which one of the following is a tripartite UN agency? दोस्तों ट्राइपेटाइट का मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो वर्ड में ही आपको आइडिया लग जाएगा। ट्राई मतलब होता है तीन और पार्टाइट मतलब होता है पार्टी। ऐसा यूएन का कौन सी एजेंसी है जिसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? तो दोस्तों वो एजेंसी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बेसिकली गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयज यानी वर्क फोर्स। तो ये तीनों लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रोम स्टैट्यूट। दोस्तों रोम स्टैट्यूट बेसिकली 2002 के आसपास रोम के अंदर हुआ था, जिसके अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाने के ऊपर डिसीजन लिया गया था। तो इसके अंदर रोम स्टैट्यूट की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पे है, क्योंकि आप लोग लॉ का एग्जाम दे रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोर्ट्स के बारे में और वर्ल्ड ओवर जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं, इंडिया के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमेशा पता होने चाहिए। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग के अंदर है, नीदरलैंड्स के अंदर, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हेग के अंदर है। इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दलवीर भंडारी एज अ जज। 15 जज का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। ऐसे क्वेश्चन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, और क्या कहते हैं सी ट्रिब्यूनल्स के, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पता होने चाहिए कि कहां पे क्या क्या है। दोस्तों विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, और इन्हीं प्रकार से एक छठी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जनरल असेंबली, जहां पे सारे के सारे मेंबर कंट्रीज बैठते हैं और उसका साल में एक बार जनरल असेंबली का कन्वेंशन होता है। तो आपको यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए और स्पेसिफिकली उनके बारे में कुछ कुछ वैल्यू एडेड पॉइंट पता होने चाहिए। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हैं तो सबको ही पता होंगे, मगर टेम्परेरी मेंबर्स कौन से हैं। इंडिया भी रिसेंटली यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ टेम्परेरी मेंबर ऐड हुआ है। उसके साथ इंडिया का तो सबको ही पता होगा, मगर उसके साथ 2 कंट्रीज और ऐड हुई हैं। वो 2 कंट्रीज कौन सी हैं, किन कंट्रीज को रिप्लेस होकर ऐड हुई हैं, ऐसे सवालों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए इन सबको ट्रस्टीशिप काउंसिल में ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि लास्ट कंट्री कौन थी जो वहां से निकली थी। ऐसे ऐसे सवालों को आपने यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जरूर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मेंबर है, जनरल असेंबली में बता ही चुका हूं है, सिक्योरिटी काउंसिल है। इजी क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कि इसके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन
प्राइमरी प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। दोस्तों अगला सवाल है, इन इंडिया रिट ऑफ प्रोहिबिशन में बी इशूड व्हेन देयर इज। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लॉ का एग्जाम कर देने जा रहे हैं एंट्रेंस का, तो आपको रिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि रिट्स किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है जो कि आर्टिकल 32 है, किस आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है जो कि आर्टिकल 226 है, और सुप्रीम कोर्ट रिट्स दे सकता है किन केसेस में जहां पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। क्या हाई कोर्ट भी सेम चीजों में रिट्स दे सकता है? हाँ, हाई कोर्ट के पास एक लेवल अप पावर होती है सुप्रीम कोर्ट से कि वो रिट दे सकता है फंडामेंटल राइट वायलेशन के साथ साथ और भी ज्यूरिडिक्शंस के अंदर। दोस्तों कितने प्रकार की रिट्स होती हैं? 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए मैंडेमस हबीस कॉर्पस के बारे में, आपको पता होना चाहिए सर्शरी प्रोहिबिशन के बारे में, दोस्तों आपको पता होना चाहिए को वारंटों के बारे में। तो ये 5 रिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये किस किस के लिए दी जाती है, कौन कौन सी चीजों के लिए दी जाती है वो पता होना चाहिए। अब इसमें सवाल ये है कि किसके कारण दी जाती है, तो इसका आंसर है 1, in absence of jurisdiction of access in absence of jurisdiction or excess of jurisdiction and violation of principles of natural justice। जो writ of prohibition होती है वो बेसिकली किसी कोर्ट को ऑर्डर देने से प्रोहिबिट करने के लिए दी जाती है एक सुपीरियर कोर्ट द्वारा। तो सुपीरियर कोर्ट वो कब देती है छोटी कोर्ट के ऑर्डर को प्रोहिबिट करने के लिए? तब देती है जब छोटी कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन यानी अपनी ताकत से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाने जा रही हो। इसी का ही ऑपोजिट है जो कि है रिट ऑफ सर्शरी। सर्शरी की जो रिट है वो दी जाती है जब ऑर्डर पास हो जाता है उसको रिव्यू करने के लिए या उसे रिवर्स करने के लिए। तो आपको रिट्स के बारे में पता होना चाहिए। हबीस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट द बॉडी। जब कोई बंदे को इलीगली अरेस्ट किया जाता है तो रिट दी जाती है उसके लिए हबीस कॉर्पस की। तो ये सारी रिट्स के बारे में आपको पढ़ना है अगर आप लॉ का एग्जाम देने जा रहे हैं। रिट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रिस्क्राइब्स द फॉर्म ऑफ ओथ्स और एफर्मेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। दोस्तों ये स्केड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने स्केड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं पता होना चाहिए। स्केड्यूल टोटल 12 हैं और उसके अंदर से ओथ्स जो हैं वो 3rd शेड्यूल के अंदर आती है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या आता है, 2nd शेड्यूल के अंदर क्या आता है, 4th शेड्यूल के अंदर क्या आता है? ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर हम लॉ को किसी भी लॉ को डाल दें तो वो वॉइड हो जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एक अम्ब्रेला है स्केड्यूल्स को लेके जो आपको पता होनी चाहिए। तो स्केड्यूल्स को जरूर पढ़ना है, डू राइट देम डाउन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, Who declared state of emergency in India under Article 352 of the Constitution of India in year 1975? दोस्तों बहुत ही टफ क्वेश्चन था लास्ट ईयर के मुकाबले। आपको पढ़ के लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चन है, मगर बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर रहे थे। लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर मार्क कर दिया था इंदिरा गांधी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमेशा भारत के अंदर इमरजेंसी लगाता है राष्ट्रपति ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। तो इसके अंदर उस समय के राष्ट्रपति थे मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद वाज द राइट आंसर, बट लोगों ने इंदिरा गांधी मार्क कर दिया था और वो गलत हो गया था। फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लगाई थी। अब इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है, मगर आपको इसे पढ़ना है। क्या पता अगली बार क्वेश्चन आ जाए कि अपना इमरजेंसी किसने लगाई थी। ये ना पूछे कि किसने लगाई थी, बट पूछे किसने लगाई थी, किस आर्टिकल के अंदर लगाई थी। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी लगती है, 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगती है, 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। ये एक इमरजेंसी का जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको जरूर पढ़ना है और उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज रखनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ कास्टिंग वोट ओवर अ बिल इन जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन। दोस्तों कास्टिंग वोट का मतलब होता है जब पार्लियामेंट्री सेशन ज्वाइंट हो रहा है और उसके बीच में टोटल वोट इक्वल हो चुके हैं, यानी ऑपोजिशन ने भी जो वोट दिए हैं और जो वोट फेवर में भी पड़े हैं वो दोनों के दोनों बराबर हैं। तो एक वोट उस समय कौन देता है जो इस टाई ब्रेकर को खत्म करता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी जो बैठती है उसका स्पीकर उसका हेड कौन होता है, उसे कौन चलाता है? तो वो होता है लोकसभा का स्पीकर। और लोकसभा का स्पीकर ही वो बंदा है जो कास्टिंग वोट डालता है। तो इसके अंदर जो आंसर है वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो अपना कास्टिंग वोट डालता है। एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाज एग्जीक्यूटेड थ्रू विच अमेंडमेंट? दोस्तों क्योंकि रिसेंट अमेंडमेंट है इसलिए इसके बारे में सवाल पूछा गया है। आपको एटलीस्ट रिसेंटली हुए हुए 10 अमेंडमेंट्स तो पता होने चाहिए। जीएसटी किसके अंदर था, ये इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रांसफर ऑफ बॉर्डर हुआ था ये किसके अंदर था, साथ के साथ अभी रिसेंटली जो मोदी जी ने 10% की स्कीम निकाली है हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर जनरल कैटेगरी के लिए वो किसके अंदर आता है। और आप लोगों को 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट ऐसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं। राइट टू एजुकेशन का अमेंडमेंट कौन सा था, ये सारे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने हैं। म्यूनिसिपैलिटी, एमसीडी, पंचायत किन अमेंडमेंट्स में आई, यानी शेड्यूल 11th और 12th किन अमेंडमेंट्स में लगा, आपको ये भी पढ़ना है। अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को जरूर पढ़ें
और साथ में जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं 5-6 वो जरूर पढ़े। तो इसका आंसर दोस्तों है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर्स एक्सिक्यूट करे गए थे, स्वैप करे गए थे, वो 101 जो था वो जीएसटी का था, और 104 जो अभी रिसेंटली हुआ है वो आपका 10% रिजर्वेशन वाला जो अमेंडमेंट है उसके रिलेटेड है। तो आपको ये अमेंडमेंट्स जरूर पढ़ने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, दोस्तों आर्टिकल 44 किसके रिलेटेड है? ये एक डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 हर जगह पूछा जा सकता है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिपेंड करता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और है कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी चल रहा है? तो दोस्तों उसका आंसर है गोवा। तो आपको क्वेश्चन में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया, तो आपने उसके बारे में थोड़ा सा और खुद पढ़ना है आगे जाके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है और क्या आर्टिकल के अंदर आता है। ये तो क्वेश्चन में आ ही चुका है। कौन सी स्टेट है जिसके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है इस समय इंडिया के अंदर? और यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? जो हम लोग बोलते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू सक्सेशन और ये सब एक्ट्स को हटा के पूरे इंडिया के अंदर एक ही लॉ होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख, और सारे धर्मों के लिए अलग अलग लॉज नहीं होने चाहिए। ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके ऊपर काफी डिबेट अभी भी चल रही है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट इन जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी एंड एएनआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस, दोस्तों ये जो जे.एस. पुट्टास्वामी का जजमेंट था राइट टू प्रिवेसी को लेकर था। ये उस समय 2019 के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट था जो रिसेंटली हुआ है। आप लॉ का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको सारे लैंडमार्क जजमेंट्स पता होने चाहिए। आपको प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी बोल रहा हूँ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो, चाहे हमारा जो सबसे जो लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है वो हो, या फिर अभी रिसेंट में कौन कौन से ऐसे लैंडमार्क जजमेंट आए हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ चीज़ों को प्रमाणित किया है या कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ चीज़ों को चेंज किया है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जैसे ट्रिपल तलाक का था। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केस, अपना नफ्तेज जौहर था जिसके अंदर 377 को के अंदर जो था उसकी पनिशमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया है। एलजीबीटी कम्युनिटी और ये सेम सेक्स गे और इन सब चीज़ों के ऊपर एक जजमेंट था नफ्तेज जौहर वाला। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, और उसी एक जजमेंट के बारे में पुट्टास्वामी का जो जजमेंट था राइट टू प्राइवेसी के बारे में इसमें बात करी गई है। Indian legal system confers citizenship in the following manner choose the correct answer by birth, by descent, by naturalization और by registration। दोस्तों 2020 एंड 2019 में CAA NRC की वजह से उस समय सिटीजनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। तो सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आर्टिकल्स को आपने ज़रूर पढ़ना है। और क्या कहते हैं, इसके सिटीजनशिप का एक अलग से एक्ट भी आपको जरूर पढ़ना है। उसी के अंदर बाय बर्थ यानी आप इंडिया में पैदा हुए, बाय डिसेंट यानी आपके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए, बाय नेचुरलाइजेशन यानी आप बहुत समय से इंडिया में रह रहे हैं उस बेसिस पे, या बाय रजिस्ट्रेशन यानी आप खुद उसे रजिस्टर कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज को इन्वॉल्व करके आपको इंडिया में सिटीजनशिप मिल सकती है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। ऊपर ये चारों के चारे प्रोसेस दिए गए हैं, आप और पढ़ें इनके बारे में आगे सिटीजनशिप के बारे में। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उस समय का हॉट क्वेश्चन था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक था। तो आपको पता है म्यांमार का उससे कुछ लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के से आई हुई माइनॉरिटीज को लेके इस लॉ को बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर है बी, सी एंड डी। और अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। मैंने आपको बताया ना 352, 356 एंड 360, इन्हीं को 352 सब 360 तक पढ़ेंगे तो इमरजेंसी के बारे में बताया गया। उसी के अंदर 358 एंड 359 के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आर्टिकल 358 एंड 359। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। 21 है राइट टू लाइफ, और 20 जो आपका आर्टिकल है वो अपना अरेस्ट होने के बाद दी गई बहुत सारे राइट्स में से एक है।
तो आप इन दोनों आर्टिकल 20 एंड 21 को भी पढ़ें और उसके साथ साथ आर्टिकल 35, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, ये जो पूरा का पूरा एम्बिट है इमरजेंसी प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जरूर पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल है, 395 आर्टिकल्स, आप सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ सकते, बट उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के आर्टिकल हो गए, उसमें फंडामेंटल राइट्स हो गए, उसमें डीपीएसपी हो गया, उसमें जैसे मैंने आपको बताया सिटीजनशिप के कुछ आर्टिकल्स हो गए, इंडिया का जो फर्स्ट आर्टिकल है, जो आर्टिकल है दैट कॉल्स इंडिया एज भारत, ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए जो बहुत सारे चीजों को डील करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको जरूर पढ़िएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन है, द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट इंक्लूड्स अ पावर टू पार्डन सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, पावर टू ग्रांट पार्डन वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, पावर टू रेमिट अ सेंटेंस, चूज अबव। दोस्तों इसका आंसर है ए एंड सी ओनली। रीजन बिहाइंड दैट, गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल की पावर को चेंज करने वाली कोई पावर नहीं है, कोर्ट मार्शल के ऑर्डर को चेंज करने वाली कोई पावर नहीं, क्योंकि कोर्ट मार्शल की को चेंज करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी, तो इसलिए प्रेसिडेंट के पास ही वो पावर है। और आप सिंपल से इसमें सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास होती है, मगर कोर्ट मार्शल यानी आर्मी के रिलेटेड जो केसेस है उसकी पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है, बिकॉज ही इज हेड ऑफ द आर्मी। तो आर्मी और सॉरी हेड ऑफ नॉट ओनली द आर्मी बट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी उस तीनों सेनाओं का जो मेन हेड है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। इसलिए कोर्ट मार्शल के ऑर्डर्स की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, ना कि गवर्नर के पास। तो इसका आंसर ए एंड सी ओनली है। हमारा अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज में हमेशा आ ही जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से नहीं थी, उसको 42nd अमेंडमेंट में 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पर डलवाया था। उसकी रिकमेंडेशन करी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। मगर आपको स्वर्ण सिंह कमेटी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी पता होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में आती है, वो आर्टिकल 51A में आती है, कौन से पार्ट में आती है, आपको ये भी पता होना चाहिए, वो 4A पार्ट में आती है। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से इंस्पायर थी? फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत यूनियन से, रशिया, करंट जो रशिया है उनसे ली गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली बताती है हम लोगों की हमारे देश के प्रति जिम्मेदारी, ड्यूटी। ये 11 ड्यूटीज है। आखिरी ड्यूटी कौन सी ऐड हुई थी और टोटल इनिशियली कितनी ड्यूटीज थी, ये सारे क्वेश्चंस आपको ओवरऑल बंच ऑफ एक बुके बनाना है। यहां पे मैं आपको एक रोज दे रहा हूं और आपको अब बुके बनाना है अलग अलग क्वेश्चंस को उसके अराउंड लगा के। थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं और आपने बाकी क्वेश्चंस फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ते हुए निकालने हैं, ढूंढने हैं और उन्हें करना है, क्योंकि सवाल एग्जामिनर, फिर से बोल रहा हूं, एग्जामिनर यही सवाल नहीं पूछने वाला अगले साल, एग्जामिनर इससे रिलेटेड सवाल अगले साल पूछेगा। तो दोस्तों अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अवेलेबल फॉर पार्टी एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चूज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन है क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, रिट पिटीशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों सवाल को पहले समझने का मतलब जरूरी है। सवाल ये कहना चाहता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर से नाखुश हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऐसी कौन सी 2 दलीलें देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही दोबारा याचिका दायर कर सकें या केस फाइल कर सके। तो दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो आपको पता ही होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक एक न्यू केस है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फाइल किया जाता है। तो बट ऑब्वियस वो किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रिव्यू या रेमेडी तो नहीं होगा। रिव्यू यहां पे हाँ वो हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कह ही रहा है कि रिव्यू पिटीशन। दोस्तों तीसरा इसमें जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है रिट पिटीशन। रिट पिटीशन हो सकता है? नहीं। रिट पिटीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाली जाती है, जो कि एक न्यू केस है, वो किसी केस का रिव्यू नहीं हो सकता। तो रिव्यू पिटीशन तो है। अब चौथा ऑप्शन हमारे पास है क्यूरेटिव पिटीशन। दोस्तों क्यूरेटिव पिटीशन क्या वो एक और ऑप्शन है रिव्यू के साथ? हाँ दोस्तों, क्यूरेटिव पिटीशन एक ऐसी पिटीशन होती है जब रिव्यू पिटीशन भी आपकी सुप्रीम कोर्ट में फेल हो जाती है तो आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की डिस्क्रिप्शन पे होती है। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जज उसे माने और उस पर सुनवाई करे। इसलिए रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन इसका सही आंसर है, ए और बी। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको इन चारों पिटीशंस के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगला सवाल ये है, द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन रिलीजन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट, मोरालिटी, हेल्थ, अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। दोस्तों इसका सही जवाब है फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। अगर आप आर्टिकल 25 को ढंग से देखेंगे तो उसमें बताया गया है इन चारों कारणों के बारे में, और ये स्क्रीन पे आपके आ भी जाएगा। अब तो आप ऐसे आर्टिकल को जब पढ़ें तो मेक श्योर करें कि आप आर्टिकल की डिटेलिंग भी पढ़ें, क्योंकि एक और क्वेश्चन इसके अंदर अभी डिटेलिंग वाला आने वाला है, जहां पे आपको इतनी बारीकी से देखो पता होगा आपको आर्टिकल 25 राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट और प्रैक्टिस रिलीजन है, मगर उसकी
कहाँ पे लिमिटेशन है, यानी आपको उसमें कहाँ पे करने की, किन कारणों पे छूट नहीं है। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल के अंदर डेविल लाइज इन द डिटेल, डिटेल में कई सारी चीजें लिखी होती है, तो इसलिए आर्टिकल को, फंडामेंटल राइट्स को तो एटलीस्ट बड़े ही ध्यान से पढ़े। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो फंडामेंटल राइट्स के अलग रजिस्टर बनाते हैं और उन पे 4, 5, 6 कम से कम भी 10 बार रिवाइज करके जाते हैं ताकि उनसे कोई भी एक वर्ड मिस ना हो। तो दोस्तों अगला सवाल है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज एम्बॉडीड इन। देखा, एक और सवाल आ गया। अब ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहां पर है और ये किस प्रोविजन के अंदर आता है? देखो आर्टिकल 20 के अंदर है, वो तो चलो आपने आइडिया लगा लिया, मगर आर्टिकल 20 के अंदर कौन से क्लॉज में है, 1, 2 या 3? तो ये इतनी डिटेलिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फंडामेंटल राइट्स तो एटलीस्ट डिटेलिंग से पढ़ने ही पड़ेंगे, जो कि 12 से आपका 36 तक होते हैं। फंडामेंटल राइट्स को तो आप किसी भी हाल में मिस ना करें, उनको बहुत अच्छे से पढ़े। अब ये 20 के अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ 3 क्लॉजेज हैं उसके अंदर। 21 पे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, 22 पे आपका डबल जेपरेडी है, 23 पे 20/3 पे मतलब आपका सेल्फ इंक्रिमेशन है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, यानी फंडामेंटल राइट्स में हमें ये राइट दिया गया है कि हम जब कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं तो हमें सजा उस समय के मौजूदा कानून के हिसाब से मिलेगी, ना कि पुराने समय में क्या कानून था या आगे में क्या कानून था उसके हिसाब से नहीं। यानी अगर मैंने चोरी आज करी और आज की डेट में चोरी पे 2 साल की सजा, तो मुझे 2 साल की मिलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि पीछे कितनी सजा थी, 3 साल की थी तो मुझे 3 दी जाएगी, या आगे 6 साल की थी तो मुझे 6 दी जाएगी। उसी तरीके से 20/2 जो बात करते हैं डबल जेपरेडी के बारे में, वो ये कहता है कि एक ही बंदे को एक ही गलत काम के लिए 2 सजाएं नहीं मिल सकती। और 20/3 बात करता है सेल्फ इंक्रिमेशन के बारे में। और सेल्फ इंक्रिमेशन क्या मतलब है? आप अपने खिलाफ किसी भी व्यक्ति को पुलिस फोर्स नहीं कर सकती अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। तो दोस्तों ये 20/1, 20/2, 20/3 ये आपने जरूर पढ़ने हैं। ये फंडामेंटल राइट्स को आपने गहराई से पढ़ना है। वही इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एग्जामिनर बताना चाह रहा है कि भैया आपने ये तो पढ़ लिया आर्टिकल 50 के अंदर राइट टू इक्वालिटी है, मगर क्या आपने ये पढ़ा है आर्टिकल 20 के अंदर क्या है? तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़े। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों 3 टर्म्स एंटर करी गई थी। अगर आप लॉ का एग्जाम दे रहे हैं और आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में नहीं पढ़ कर गए तो आपकी नैया भगवान भरोसे है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो भैया ब्रेड एंड बटर है। इस पे एग्जामिनर इतने क्वेश्चन बना सकता है, कोई हद ही नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि 42nd अमेंडमेंट में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर किसने कमेटी ने बताई थी। अब क्वेश्चन आ गया कि भैया कौन से वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड करते हैं। 2 ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर करके जाइएगा। वो 3 वर्ड जो प्रीएम्बल के अंदर डाले गए थे वो था सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, और उसमें हमारे पास जवाब है सेक्युलर। तो सेक्युलर आंसर इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन बी रिवोक्ड टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों फिर से देखा, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में है, ये सबको पता होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, मगर उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं? उसकी 9 रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उन 9 रिस्ट्रिक्शंस में आपको बताना है, जो इन्होंने ऑप्शंस दिए कि वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं है। ये 9 रिस्ट्रिक्शंस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी अभी, और ये इस प्रकार से हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप ध्यान से कि ये तीनों की तीनों दी गई है। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी दी गई है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट दी गई है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट दी गई है, एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दी गई है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो इसलिए बोल रहा हूं डिटेलिंग में पढ़ना बहुत जरूरी है फंडामेंटल राइट्स को। गलती से भी उनको मिस करके मत जाना, नहीं तो पेपर में आपकी नैया भगवान भरोसे है। विच इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कॉमन इंटेंशन अंडर इंडियन पेनल कोड। दोस्तों आईपीसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एंट्रेंस में। आईपीसी के कुछ जो कानून हैं, जो कुछ सेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रेप हो गया, आपका अनलॉफुल असेंबली हो गया, क्योंकि राइटिंग वाइटिंग अभी रिसेंटली हुई भी है। किसान आंदोलन के टाइम पे भी अनलॉफुल असेंबली हुई है। 144 धारा जो कि आईपीसी की नहीं है, सीआरपीसी की है, बट फिर भी अनलॉफुल असेंबली हो गया, चोरी हो गया, दंगे हुए थे तो दंगों के राइटिंग और बलवा जो भी कहा जाता है वो वाले सेक्शंस हो गए। रेप क्योंकि हाथरस का भी रिसेंटली हुआ था तो वो इसमें आ जाएगा। ऐसे करके करंट सिचुएशन के अराउंड कुछ अगर आपको दिख रहा है कि भैया ये क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस क्राइम के आने की संभावना आईपीसी सेक्शंस के थ्रू बहुत ज्यादा है। इसलिए आप आईपीसी के सेक्शंस को उनको जरूर पढ़े जो रिसेंटली आपको क्राइम होते हुए दिख रहे हैं। अब इसके अंदर उन्होंने बोला था विच इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कॉमन इंटेंशन अंडर इंडियन पेनल कोड। कॉमन इंटेंशन मतलब किसी भी गैर कानूनी काम को करने के लिए आपकी इंटेंशन बहुत जरूरी होती है। अब वो कह रहे हैं कि भैया कॉमन इंटेंशन क्या होती है, किन किन गैर कानूनी कामों में है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, अगर देखो बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो
का इंटेंशन हो सकती है, हाँ हो सकती है। प्री अरेंज प्लान में तो इंटेंशन हो ही गई, क्योंकि प्लान बना रहे हैं तो आप लोग इंटेंट कर ही रहे हैं उसे करने का। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स भी प्री अरेंज प्लान की तरह हो गया। मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली, बहुत ही चालाकी से इन्होंने मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली ऑप्शन डाला है। आपको मैं बता दूं, अनलॉफुल असेंबली कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, कॉमन इंटेंशन के साथ नहीं होती। ये आईपीसी की स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है कॉमन ऑब्जेक्ट, तो इसका जो आंसर है वो मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली है। कॉमन इंटेंशन अनलॉफुल असेंबली में नहीं होती, उनका ऑब्जेक्ट सेम होता है, यानी 25-30 लोग इकट्ठा होते हैं एक ऑब्जेक्ट को करने के लिए, भैया हमें इसका घेराव करना है, हमें उसके ऊपर पत्थर मारने हैं, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। इंटेंशन जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो, वहां पे कुछ लोग विदाउट इंटेंशन आके भी भीड़ में जुड़कर पत्थरबाजी कर सकते हैं। तो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था और बहुत सारे लोगों ने इसमें मिक्स आंसर्स मार्क करे थे, मगर इसका सही आंसर जो DU LLB के लिए दिया गया था उनकी कमिटी द्वारा, वो था स्टॉकिंग। कुछ लोगों ने मैरिटल रेप पे भी पूछा था कि मैरिटल रेप कहाँ दिया गया है इंडियन पीनल कोड के अंदर, कि मैरिटल रेप जैसे वर्ड का कहीं जिक्र नहीं था। तो कुछ लोगों ने बोला कि भैया एडल्ट्री, जोसेफ साइन वाले जो जजमेंट है उसके वजह से एडल्ट्री भी खत्म हो गई थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आप स्टॉकिंग को पढ़िए, स्टॉकिंग का आंसर मार्क करिए। और वैसे आप इन सारे क्राइम्स के बारे में जरूर पढ़िए, एडल्ट्री के बारे में जरूर पढ़िए, मैरिटल रेप के बारे में पढ़िए। 376 के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं ABCD करके, तो उन्हीं के अंदर एक मैरिटल रेप के बारे में बात करेंगे, जब पत्नी और पति जुडिशियल सेपरेशन पे नहीं है बट वैसे ही अलग रह रहे हैं, बट उसके बाद पति जाके अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो रेप माना जाएगा पत्नी के कंसेंट के बिना। तो ऐसे करके बहुत कुछ है, इसका आंसर स्टॉकिंग था इसमें। विच चैप्टर ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विद जनरल एक्सेप्शंस। दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के आपको पार्ट्स पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आपको शेड्यूल पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो वैसे ही इंडियन पीनल कोड के चैप्टर्स होते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं, इंडियन पीनल कोड में चैप्टर होता है। वो कहते हैं जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको जरूर करके जाना। जनरल एक्सेप्शन में प्राइवेट डिफेंस के बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनको आपने जरूर करके जाना है। प्राइवेट डिफेंस आपको काफी जगह पे दिख जाएगा सवालों के अंदर, इसलिए प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस को जरूर करके जाना जनरल एक्सेप्शन के अंदर। जनरल एक्सेप्शन है 4th चैप्टर पे, तो इसका आंसर है 2 चैप्टर 4। दोस्तों अगला सवाल है, व्हेन अ मैन इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग हिज पीनिस इनटू द वजाइना, द यूरेथ्रा और एनस ऑफ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और अदर पर्सन ही कमिट्स। दोस्तों ये कॉपी टेक्स्ट डेफिनेशन है रेप का, इसलिए मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट सेक्शन 376 को आप जरूर पढ़ के जाना, 375 को जरूर पढ़ के जाना सेक्शन आईपीसी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रेप के रिलेटेड। मगर ये जो क्वेश्चन है ये इस समय बता रहा है व्हेन अ मैन इंसर्ट टू एन एक्सटेंट एन ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग हिज पीनिस इनटू द वजाइना। अब लोग बोलेंगे पीनिस नॉट बीइंग द पीनिस, अब पीनिस तो डाली नहीं तो रेप क्या हुआ, मगर रेप के बहुत सारे पार्ट्स में बताया गया कि अगर आप अपनी फिंगर टच करते हैं, अगर आप अपना माउथ टच करते हैं, आप अपने बॉडी को कोई भी पार्ट टच करते हैं, चाहे वो फिंगर हो कुछ भी, किसी और लड़की की वजाइना यूरेथ्रा पे, आप अपनी बॉडी के आप अपना माउथ लेकर आते हैं उसके यूरेथ्रा वजाइना पे, वो भी रेप में माना जाता है। आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं वो भी माना जाता है, पीनिस डालते तो वो तो माना ही जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है नॉट पीनिस बट अदर ऑब्जेक्ट, ये भी रेप का ही डेफिनेशन है और इसका आंसर है रेप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन। दोस्तों ये लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं बहुत सारे, लैंडमार्क जजमेंट्स आप करंट वाले तो करके ही जाना, लास्ट के बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट जैसे केशव नंदा भारती का केस हो गया, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे केसेस लैंडमार्क जजमेंट, इनको आपको करके जाना है। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो केस है वो आया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर, जिसमें कोर्ट ने डिफाइन किया था कि भैया हम सजाए मौत कब दे सकते हैं, जब केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आएगा तभी हम किसी बंदे को सजाए मौत दे सकते हैं। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इसका रियल आंसर था। मेंस रिया इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर। मेंस रिया का मतलब क्या होता है? मेंस रिया और एक्टस रूरियस दो इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स है क्राइम के अंदर, आप इन दोनों टर्म्स के बारे में जरूर पढ़े। मेंस रिया होता है मेंटल इंटेंशन और एक्टस रूरियस होता है एक्शन। तो वो कह रहे हैं कि मेंस रिया किस क्राइम के अंदर जरूरी नहीं है। दोस्तों मेंस रिया वैसे ऑलमोस्ट सभी क्राइम के अंदर जरूरी होती है, मगर कुछ क्राइम्स होते हैं जहां पे मेंस रिया की जरूरत नहीं होती। अब इसके अंदर जो ऑप्शन है किडनैपिंग, मर्डर, थेफ्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मर्डर के अंदर मेंस रिया तो जरूरी होता ही है, क्योंकि आप मर्डर की अगर डेफिनेशन भी पढ़ेंगे
तो आपको उसके अंदर 300 के अंदर बता दिया जाएगा कि भैया आपका इंटेंशन था उस बंदे को मारने का, आपने उसे मारा, तभी वो मर्डर कहलाया। उसके साथ थेफ्ट आपके किसी बंदे से चोरी करने का इंटेंशन होगा तभी तो आप चोरी करेंगे। आप ये दोनों कह सकते हैं मैंने तो ऐसी चोरी कर लिया, ऐसा नहीं होता, आपका इंटेंशन था इसलिए आपने चोरी करा। उसी तरीके से रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, किसी बंदे को रोकना उसकी जगह पर, एक रॉन्गफुली उसे किसी जगह पर रोकना, वो भी एक इंटेंशन का ही काम है। आप किसी बंदे को किसी जगह पर रोक रहे हैं तो यानी आपने कुछ चाहा है, या तो आप चाहते हैं वो बंदा किसी जगह पर ना पहुंचे, या तो आप उस बंदे को परेशान करना चाहते हो, तो दोनों ही केस में आपका इंटेंशन आ गया। मगर किडनैपिंग के अंदर क्रिमिनल इंटेंशन जरूरी नहीं होता। एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी भी अगर आप एक 18 साल की कम उम्र की लड़की के बॉयफ्रेंड हैं और आप उसको उसकी मर्जी से खुशी से कहीं से घुमाने फिराने ले गए, और आपने किडनैपिंग की डेफिनेशन होती है उसको उसके पेरेंट्स गार्डियन से दूर कर दिया है, तो आप उसके पेरेंट्स आपको किडनैपिंग के लिए लाइबल कर सकते हैं, क्योंकि वो 18 साल की छोटी उम्र की बच्ची थी, उसे नहीं पता अच्छे और बुरे के बारे में, मगर आपका इंटेंशन नहीं था, वो तो आपकी गर्लफ्रेंड थी, आप उसे घुमाने फिराने ले गए, मगर आप किडनैपिंग के अंदर लाइबल हो सकते हैं, चाहे आपकी इंटेंशन हो या ना हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम इग्नोरेशिया फेसिस्ट एक्सक्यूजेट, इग्नोरेशिया जूडिस नॉन एक्सक्यूजाट। दोस्तों ऐसी लैटिन जो एक्सप्रेशंस हैं इनको आपको करके जाना है एग्जाम में। लैटिन एक्सप्रेशंस हर साल कम से कम 1 तो आते ही आते हैं। बहुत सारे लैटिन एक्सप्रेशंस हैं, इंजरियस साइन डैमनम और रेस इस्पा लॉकिटर, ऐसे करके कई सारे आपको जो लैटिन वर्ब्स, जो लैटिन डेफिनेशंस हैं, इनको जरूर करके जाना है। अब इस वाले का क्या मतलब है? इस वाले का मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ डजंट एक्सक्यूज, यानी आप इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट को तो फिर भी छोड़ दिया जा सकता है कानून द्वारा, बट लॉ की अनदेखी को नहीं छोड़ा जा सकता। अंडर द इंडियन पिनल कोड नथिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय चाइल्ड अंडर डैश ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों इसका आंसर है 7 ईयर्स ऑफ एज। 7 साल के नीचे के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कृतज्ञ कार्य कानूनी तौर पे गलत या फिर क्राइम नहीं माना जाता। इस तरीके से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड इज अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। देखो राइट टू प्राइवेट डिफेंस सिर्फ अपने लिए नहीं होता, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता। राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसी और बंदे के लिए और किसी और बंदे की प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है कि आप कहीं रोड से जा रहे हैं और आप ऑल ऑफ अ सडन देखते हैं कि एक बंदा किसी बंदे को इतनी बुरी तरह मार रहा है कि उसकी जान निकल जाएगी, इसलिए आपको उस बंदे को मारना पड़ता है और उस बंदे को वहां से मार के भगाना पड़ता है। तो इसमें भी आप अगर वो बंदे को इंजरी हो जाती है या उसको कोई गहरी चोट लग जाती है और वो कोर्ट में आपको ले जाता है कि भैया मैं तो इससे लड़ी नहीं रहा था, इसने मुझे क्यों मारा, तो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का क्लॉज ले सकते हैं कि भैया मैं उस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहा था। और आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे आईपीसी के अंदर तो ये आपको बताया जाएगा। इसलिए इसके अंदर लिखा है सेल्फ एंड अदर ह्यूमन थर्ड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों एक्स थ्रेटेन टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग वाई unless Y gives you money. He thus induces Y to give him money. Here X has committed the offense of. दोस्तों ये ऑप्शंस को आप देखोगे तो उसमें लिखा है डेफेमेशन, मिसचिफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एक्सटॉर्शन। दोस्तों देखो डेफेमेशन क्योंकि ऊपर ऑलरेडी डेफेमेटरी स्टेटमेंट बोल दिया तो लोग इस सब में काफी फंस जाएंगे। मिसचिफ तो है नहीं, मिसचिफ इज आउट ऑफ दिस। क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी उसको उकसाने का काम भी नहीं है इसमें, इसको भी आप बाहर करें। एक्सटॉर्शन, दोस्तों एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा गया है कि अगर आप किसी और व्यक्ति को या तो बोल धमकाते हैं कि मैं तेरे लिए खिलाफ ये कर दूंगा, या तो आप उसको चाकू दिखाते हैं, कोई हथियार दिखाते हैं और उससे उसके पास जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो हथियाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्सटॉर्शन कहा जाता है। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर लिखा गया है कि उसने भैया उसके खिलाफ लाइबल यानी कोई तरीके से लिखित डेफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करने की धमकी दी, तो उस बंदे ने डर के मारे जो उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो उसके पास पैसा था, उसने वो उसको दे दिया। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पिछली बार गलती की थी डेफेमेशन, बट इसका आंसर असली में है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नवतेज जौहर केस डीलिंग विद ट्रांसजेंडर इशू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आस्क्ड द सेंटर टू इंक्लूड देम इन। दोस्तों अगेन लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर के बारे में, तो इसका जो आंसर है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस है। ट्रांसजेंडर इंडिया में ओबीसी के अंदर आते हैं, मगर इस क्वेश्चन पे भी पिछली बार क्वेश्चन उठे थे काफी सारे कि नवतेज जौहर का तो 377 को लीगलाइज करने वाला जजमेंट था, उसके अंदर ट्रांसजेंडर को कहां पे उन लोगों ने ओबीसी पे आने की बात करी। वहां पे एक जज ने ऑर्बिटर डिक्टा यानी एक पासिंग रिमार्क देते हुए कोर्ट करते हुए ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जे की बात सुनाई थी, तो लोगों ने बोला कि शायद क्या उसमें आया हो, मगर ट्रांसजेंडर इंडिया के अंदर ओबीसी हैं, ये बात इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगी। दूसरी बात जो आपको इस क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगी वो ये है कि लैंडमार्क जजमेंट रीसेंट
और हिस्ट्री में करने बहुत जरूरी हैं, वो क्वेश्चन आते ही आते हैं DULLB के एग्जाम में। अगला है A in his madness attempt to kill B, B hits A with iron rod seriously injuring him. Choose the correct option from below. B has no right to private defense, A is mad. B has right to private defense, though A is mad. B is guilty of inflicting grievous injury on A, none of these. दोस्तों इसका आंसर है B has right ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो ए इज मैड। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस को जरूर करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के अंदर आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ये सारे के सारे जो एक्सेप्शंस हैं जो हैं, अगर सामने वाला बंदा पागल है, हम मान सकते हैं। हमने क्या कहा कि भैया क्राइम करने के लिए उम्र एक बैरियर है, 7 साल के नीचे। उसकी तरीके से बंदे का अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तो वो भी एक बैरियर है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले बंदे द्वारा किया गया कोई भी क्राइम आईपीसी में क्राइम नहीं माना जाता। तो जब कोई बंदा क्राइम ही नहीं कर रहा तो उसके प्रति प्राइवेट डिफेंस क्या लोगे आप, क्योंकि वो तो बंदा पागल है। अब किसी बंदे को जिसको होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, आप उसको मार थोड़ ना सकते हैं जान से या वैसे भी। मगर प्राइवेट डिफेंस के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर आपको अपनी जान बचाने पे आ गई और बंदा चाहे सामने वाला पागल है और वो आपको मार रहा है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए उस पे अटैक कर सकते हैं और वो प्राइवेट डिफेंस में काउंट होगा। सिमिलरली एक और प्राइवेट डिफेंस का बहुत तगड़ा एग्जांपल है कि एक भीड़ है जो आपको मारने के लिए दौड़ रही है और उसके अंदर कोई बच्चा है जिससे आपको खतरा नहीं हो सकता। वो अगर उसके पास कोई हाथ ना, उसके हाथ में कोई हथियार है ना कुछ भी है, वो भी उस भीड़ का पार्ट है और वो सारी भीड़ आपकी तरफ आपको मारने आ रही है और आपने अपने प्राइवेट डिफेंस में शूट कर दिया और उस शूटिंग में वो बच्चा मर गया, तो भी आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। ऐसे कई सारे एक्सेप्शंस प्राइवेट डिफेंस में दिए गए हैं आईपीसी के अंदर, आप उनको जरूर पढ़ें और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे डायरेक्ट पूछ लेंगे ऐसे या फिर कोई स्टोरी बता के कि भैया आप भीड़ में फंस गए थे, बहुत सारे लोग आपको मार रहे थे, उसमें आपने एक बच्चे को गोली मार दी, क्या आप प्राइवेट डिफेंस के लिए अवेलेबल है या नहीं, क्या ऐसे पूछ लेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स एनवायरमेंट वर इम्पोज्ड ऑन द सिटीजन इन। देखा कितना ही मतलब कितने सारे ईयर्स दे दिए, मगर आप सोच के देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज तो सिर्फ एक ही बार आई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कब? मैंने अभी बताया था आपको 1975 के अंदर जब 42nd अमेंडमेंट आया था। सिर्फ एक फंडामेंटल ड्यूटी जो कि राइट टू एजुकेशन है वो आई थी 2002 के अंदर अंडर 86th अमेंडमेंट। उसको छोड़ के सारी जो 10 पहले की फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो तो 1975 की आई हुई। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि भैया एनवायरमेंट को लेकर फंडामेंटल ड्यूटी कब बोली है। अब आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 1976, 1975, 1976 के अंदर 1975 में लगा था इमरजेंसी, 1976 में इंदिरा गांधी बॉट 42nd अमेंडमेंट, सॉरी 1976 इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला सवाल है भारत स्टेज एमिशंस आर सेट एमिशन स्टैंडर्ड्स BSES आर सेट बाय दी। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन जो है ना ऑप्शंस में से निकालो, कोई दिक्कत नहीं, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ऑप्शंस में से ट्राई करो। BSES को सोच के लोग तो उस पे पहुंच गए थे बिजली वाले पे नहीं जाना, आप इस पे आओ। ये देखो इस पे देखो लिखा है BSES है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। अब कुछ इमिशन की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका आंसर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया बाउंसर स्पिन कई सारी तरीके की बॉल आएंगे, आपको वही खेलनी है जो शॉर्ट ऑफ द लेंथ हो या जो आपकी आर्क में हो, वही बॉलों को आपने चौका छक्का मारना है। ठीक है। अब द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दैट अ बीच मरीना और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर मीट्स इट्स स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड इज अवॉर्डेड बाय। दोस्तों अगेन ये क्वेश्चन वही है, इसको आपको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। भैया एक समंदर को, अच्छी बीच को अवार्ड देने वाली कमेटी का नाम जरूरी थोड़ी ना है आप याद करके जा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ यूपीएससी वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, मगर अगर आपको आता है तो भैया आपकी तैयारी तो भैया बहुत अच्छी है, अगर नहीं आता तो ये वही बाउंसर है, इसे छोड़ देना चाहिए। बट इसका आंसर है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE। ये है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छी बीच और मरीन लाइफ के लिए प्रिजर्व करने वाली बीचेस को ब्लू फ्लैग करके अवार्ड्स देती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज, दोस्तों अर्थ समिट। इसका आंसर है अर्थ समिट। आप देखेंगे पेरिस कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन सबके बारे में पढ़ना कि ये किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करते हैं। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल जैसे हमने अभी याद करो थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन किया था कि भैया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां से आई थी,
तो हमने उसमें पढ़ा था रोम स्टैट्यूट से, उसी तरीके से ये पेरिस कन्वेंशन से क्या आया, उसी तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल में क्या निकला, उसी तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या निकला, ओजोन के बारे में निकला था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो आपने ये सब करके जाना है कि इन जगहों से जो स्टैट्यूट्स बने, रोम स्टैट्यूट में क्या निकला, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या निकला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वर्ल्ड रिलेटेड आ जाते हैं। दोस्तों देखो वही क्वेश्चन आगे दिमाग में था, ओजोन लेयर की बात कहां पे हुई थी? ओजोन लेयर की बात हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया ही था। इसी तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये पेरिस एग्रीमेंट करके जाना है, आर्हस कन्वेंशन। देखो भैया ऑप्शंस के अंदर से रिसर्च करो, ऑप्शन को छोड़ना नहीं है। हाँ, इसका राइट आंसर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मगर क्योटो में क्या हुआ था? ये सवाल पूछने आपको। भैया आप DU LLB का एग्जाम देने जा रहे हैं, वकील बनने की तैयारी करने जा रहे हैं, वकील का काम ही है सवाल पूछना कि ये हुआ तो क्यों हुआ, तभी तो जवाब निकालेगा। क्योंकि जज साहब जब आपसे सवाल पूछेंगे और आप जवाब नहीं दे पाए तो केस आप हार जाएंगे। इसलिए अभी से आदत डालिए भैया, ये ऑप्शन चौथा कौन सा है ये पूछना है। इन्हीं तरीके से हम इन 100 क्वेश्चनों से 400-500 क्वेश्चन निकाल लेंगे बैठकर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इज कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ऑफ दी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। चूज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर जो है दोस्तों वो है ऑल ऑफ दीज। ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन के बाद क्या होता है? एडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी चाइल्ड ऑफ हिज और हर एडॉप्टिव फादर एंड मदर। ठीक है, वो माना जाता है। ऑल टाइज ऑफ द चाइल्ड विद द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ इज ब्रोकन। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों सही हैं। ये पर्सनल लॉज के बारे में है, हिंदू मैरिज, हिंदू सक्सेशन, हिंदू एडॉप्शन, ठीक है, एक्ट, ये सारे आप करके जाना। ठीक है, इनके ब्रीफिंग करके जाना, एक एक सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो वंस इन अ वाइल हो जाता है, तो ऐसे ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। बट आप हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये सब के कुछ कुछ प्रोविजंस और वर्ड्स हैं करके जाना। एडॉप्शन के बाद बच्चा अपनी पुरानी फैमिली से टाई कट हो जाता है और नई फैमिली के जितने भी सारे उनके एसेट्स हैं वो उसका मालिक ऑटोमेटिकली बन जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर यही बोला गया है कि डीम टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और अडॉप्टेड फादर, और उसके बाद उसके टाइज अपनी पिछली फैमिली से कट हो जाते हैं। तो सी, A and B बोथ आर द राइट ऑप्शन। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये हिंदू सक्सेशन और हिंदू मैरिज है, जरूर आपको करने की जरूरत है। और अब आ जाते हैं, अंडर मुस्लिम लॉ लीगल गार्डियन में सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, एक्सरसाइज राइट ऑफ प्रीएम्पशन ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, एक्नॉलेज अ डेट ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, ऑल ऑफ दीज। देखो भैया ये आप मुस्लिम लॉज के ऊपर क्वेश्चन आ गया। लास्ट ईयर 2020 में पर्सनल लॉस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। इससे पहले के जितने भी DU LLB के एग्जाम्स हुए उनके अंदर पर्सनल लॉ के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। पर्सनल लॉ के क्वेश्चंस LLM जैसे एग्जाम्स में रखे जाते हैं, क्योंकि पर्सनल लॉ हिंदू मुस्लिम जो है वो पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेशन ऑफ योर LLB। पिछली बार एक क्वेश्चन आए थे और बच्चों को बहुत डिफिकल्टी हुई थी, इसलिए बार मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं मेक श्योर करें कि क्वेश्चंस पर्सनल लॉ से करके जाएं थोड़े। ठीक है, उनकी ब्रीफ्स जरूर पढ़कर जाएं, और होगा तो बहुत जल्दी मैं इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पर्सनल लॉ को लेकर डालूंगा। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज फोर्थ, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो दोस्तों ये देखो अगेन पर्सनल लॉ का क्वेश्चन आ गया। स्पेशल मैरिज एक्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है, तो पहले तो इस क्वेश्चन में ही पता कर लो। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है? जब दो अलग अलग रिलीजन के लोग किसी एक रिलीजन पे नहीं ट्रांसफर होते हैं और अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं और वो मैरिज करना चाहते हैं, वो स्पेशल मैरिज के अंदर करते हैं। क्योंकि आप जब हिंदू मैरिज लॉ की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों लड़का और लड़की का हिंदू होना जरूरी है। जब हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो उसमें दोनों का मुस्लिम होना जरूरी है। इसलिए अगर कोई हिंदू और मुस्लिम शादी करना चाहता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर करता है। तो अब ये कह रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स के क्या प्रोविजन है। वैसे तो डाइवोर्स के प्रोविजन चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो सेम ही है, मगर इसमें देख लेते क्या एडल्ट्री का मतलब होता है शादीशुदा होने के बावजूद किसी और लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना। तो वो तो भैया बिल्कुल ग्राउंड होगा डाइवोर्स का, तो वो आउट हो गया ऑप्शन। डिसर्शन मतलब छोड़ना, यानी आपने अगर उस व्यक्ति को छोड़ दिया, आप अपनी पत्नी के साथ 8 साल 3 साल 2 साल से रह ही नहीं रहे हैं, तो आप भैया बिल्कुल उस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत भी डाइवोर्स मिलते हैं, मगर ये थोड़ा सब्जेक्टिव है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि अगर
जो पति है वो पहले से मेंटली डिसऑर्डर था और पत्नी को नहीं पता था, या पति बाद में मेंटल डिसऑर्डर हो गया और वो कभी रिवर्स हो नहीं सकता, तो रिवर्स नहीं हो सकता, वो भी एक उसमें क्लॉज जुड़ जाता है कि वो रिवर्स कभी नहीं हो सकता। अगर वो ठीक हो सकता है उस मेंटल डिसऑर्डर से तो डाइवोर्स आप नहीं ले सकते। इसमें इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कोई चीज हमने नहीं सुनी किसी भी पर्सनल लॉ में दी गई हो कि भैया मैरिज कभी ठीक ही नहीं हो सकती, दो बंदे कह रहे हैं तो उसका डाइवोर्स फाइल कर देंगे वो लोग, ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो है 4। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल बिटवीन टू पर्सन इफ दे आर रिलेटेड टू। दोस्तों अगेन ये पर्सनल लॉ का क्वेश्चन है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है कि रिलेशनशिप किन दो लोगों के बीच में नहीं हो सकता। जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो वो सेक्सुअल रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप की ही बात हो रही है, क्योंकि हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं। अगेन ये पर्सनल लॉ क्वेश्चन है, पिछली बार काफी सारे पर्सनल लॉ क्वेश्चन आए थे, इससे पहले कभी नहीं आए। तो इसके अंदर ऑप्शन देखिए, फुल ब्लड यानी आप सेम माता पिता के बच्चे हैं, हाफ और यूटरनरी ब्लड यानी आप अपना मदर साइड का कोई कजन है या फादर साइड का कोई कजन है, यानी आपका क्या कहते हैं एडॉप्शन आ गया, एडॉप्शन में भी आप नहीं रख सकते। तो इसमें आप किसी भी जो ऊपर तीनों के दिए गए ऑप्शन है, इसका ऑल ऑफ दीज आंसर है कि आप किसी के साथ भी नहीं रख सकते रिलेशनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। दोस्तों अगेन ये सेक्शन पे ही बात आ गई है, पर्सनल लॉ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है। इसके अंदर सेरेमनीज फॉर सोलमनाइजिंग हिंदू मैरिज है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के अलग अलग सेक्शंस हैं उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पर्सनल लॉ के पिछली बार आ गए थे, इसलिए बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी पिछली बार। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इस बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2017 के बाद से जब से उनका पैटर्न बदला है उसके बाद से कोई भी उनके पैटर्न में एक तरीके का सिमेट्री नहीं आ पाई है, कोई सिस्टमैटिक चीज़ नहीं आ पाई है। कभी मैथ्स ज़्यादा कर देते हैं तो कभी करंट अफेयर ज़्यादा कर देते हैं। पिछली बार पर्सनल लॉ डाल दिया, उससे पहले पर्सनल लॉ कभी नहीं पूछते से ज़्यादा, सिर्फ छोटा मोटा ऊपर से मिट्टी झाड़ देते थे, बट पिछली बार देखिए सेक्शन तक भी पूछ डाले उन लोगों ने। तो दिस इज़ वेरी टफ फॉर स्टूडेंट्स, तो इसलिए काफ़ी कुछ है पढ़ने को, तो आप ऐसे पढ़े कि ताकि आपसे मैक्सिमम पार्ट मिस ना हो। मैनेजर ऑफ वक्फ बोर्ड इज नोन एज तो दोस्तों ये अगेन मुस्लिम लॉ की बात हो गई है। इसमें ऑप्शंस आपके पास दिए गए, मुजव्वर, मुतावली, खादिम, साजिद, नशीन। देखो दोस्तों अगर ये मेरे को अपने एंट्रेंस के टाइम पे सवाल आता तो इसका जवाब मैं भी नहीं दे पाता, मैं इसे छोड़कर जाता, एक बाउंसर बॉल है ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर पर्सनल लॉ बिल्कुल पढ़ के नहीं गए तो उनके क्वेश्चंस छोड़ दिए गए, मगर ध्यान रखना आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कम से कम 60 क्वेश्चन सही करने हैं। 60 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 75-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप 20 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन ले सकते हो छोड़ने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 224, 230 की जो लिस्ट आती है वो 240 पे आप अपने आप को सेफ मानेंगे, इसलिए भैया 60 क्वेश्चन तो आपको किसी भी हाल में सही होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिड्यूस द वोटिंग एज ऑफ 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। आपको पता होगा कि पहले इंडिया के अंदर वोटिंग की एज 21 साल थी, उसे 18 साल कर दिया गया था, वो 61st अमेंडमेंट के अंदर हुई थी। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के बारे में बात करता है। आपने ये इलेक्शन के आर्टिकल जरूर पढ़ने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए हैं। 3 to 6 मैंने आपको बता दिया है, और भी आर्टिकल्स हैं आपने वो सारे पढ़ने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, इसलिए कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शन प्रोविजन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, स्टेट के प्रोविजन जो शुरू में इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, सिटीजनशिप के, तो ये थोड़े कुछ कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट आपको कवर करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव पावर टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी, री रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी, कंडक्ट इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर और नन ऑफ दीज। इसका आंसर है री रजिस्टर। इंडियन जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास किसी पार्टी को उसकी सदस्यता भंग करने का कोई भी राइट नहीं है, तो री रजिस्टर का राइट भी नहीं बनता। तो उनके पास जब हटाने का ही राइट नहीं है तो रजिस्टर का नहीं बनता। रजिस्टर कराने का राइट उनके पास जरूर है, इलेक्शन कराने का राइट भी है उनके पास, वो सिर्फ री रजिस्टर का राइट उनके पास नहीं है। हु इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन राज्यसभा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। राज्यसभा के लोगों को कौन इलेक्ट करते हैं वो आपको पता ही है, स्टेट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए नॉट एमएलसीज। एमएलए जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं इलेक्टेड, वो वोट डालते हैं और हर स्टेट से राज्यसभा के लिए कुछ मेंबर्स चुनकर आते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्या कहते हैं, राज्यसभा का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएलसी का इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। विच प्रैक्टिस अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट करप्ट प्रैक्टिस इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन? तो भैया पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर कौन सी प्रैक्टिस को करप्ट माना जाता है? ब्राइबरी, ब्राइबरी बिल्कुल करप्ट है। प्रोक्योरिंग असिस्टेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बिल्कुल गलत है, आप ले नहीं सकते, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। प्रमोटिंग द फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड एनमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, आप धर्म के नाम पे, जात के नाम पे नहीं भड़का सकते। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑल ऑफ दीज। डायरेक्ट क्वेश्चन।
व्हाट कैन बी मैक्सिमम मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है विच कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स आ गया राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल मेंबर स्ट्रेंथ कितनी है आपको पहले ये पता होना चाहिए, 250। उसमें से नॉमिनेटेड कितने हैं, 12। तो कितने लोग हैं जो इलेक्टेड आते हैं, तो वो है 238। तो इसका आंसर है फर्स्ट 238 मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन काउंसिल ऑफ स्टेट, नॉमिनेटेड को हटाने के बाद। तो 230 इज द राइट आंसर। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन एटलीस्ट किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए कितने लोग चाहिए? क्या मैं अकेला अपने साथ एग्रीमेंट कर सकता हूं? नहीं, मेरे को एक बंदा तो और चाहिए। तो मिनिमम 2 बंदों के अंदर तो होना चाहिए। उन्होंने पूछा एटलीस्ट, तो एक बहुत ही मतलब लेम सा क्वेश्चन था मगर ट्रिकी था। तो ये इसका आंसर है 2 पार्टीज। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाने की कैपेसिटी किसकी नहीं है? कॉर्पोरेशन, माइनर, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों DULLB के आंसर में इसका आंसर माइनर था, मगर इसका आंसर कॉर्पोरेशन भी है, हो सकता है, और जो लोग क्राइम करते हैं वो भी हो सकता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। ये एक कंटेस्टेड क्वेश्चन है जिसके ऊपर अभी तक DULLB ने अपना आंसर नहीं दिया है, मगर आप अगर जाएं तो आप माइनर को जरूर टिक कर दें, क्योंकि माइनर तो 110% कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इस बहुत ही सिंपल सी बात है। एज ऑफ मेजोरिटी जब बताई गई है तो 18 साल है। 18 साल का बंदा कॉन्ट्रैक्ट में घुस सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जरूर करके जाना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, उनको जरूर पढ़ के जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट DULLB की प्रिपरेशन में, और ये क्वेश्चन जिसके आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बोथ और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑफ इंश्योरेंस वो बेसिकली इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है, यानी आप इंडेमनीफाई करते हैं दूसरे बंदे को उसके लॉसेस के लिए। तो इंश्योरेंस इज नथिंग बट इंडेमनीफाई समवन अगेंस्ट हिज लॉसेस। बट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आते हैं कंटिंजेंट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वो किसी इवेंट के ऊपर निर्धारित होते हैं, यानी ये इवेंट होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट लागू होने की कगार पे आएगा। तो इसलिए इसका आंसर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, बट क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति बन गई है कि वो भैया दूसरे बंदे के लॉस पे किसी और बंदे ने फायदा उठाया है, तो वो उस बंदे की लायबिलिटी है कि वो उस बंदे को वो चीज वापस करेगा जिसमें उसने दूसरे बंदे का नुकसान किया। तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक मतलब किया नहीं गया बट किसी सिचुएशन की वजह से वो बन गया है। तो आपने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ये सब जरूर पढ़ने हैं। ये सारे के सारे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ करेंगे तो उसके अंदर अच्छी तरीके से दिए गए हैं। अगेन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर इज अनफोर्सिबल बिकॉज देखो भैया कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपके पास 2 पार्टीज होनी चाहिए। दोनों पार्टीज की एज 18 से प्लस होनी चाहिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, और ना ही वो लॉ के द्वारा रोके गए होने चाहिए कि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद क्या है कि भैया उनका बीच में कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी लेन देन होना चाहिए कोई ना कोई, यानी तू मेरे लिए करेगा मैं तेरे को ये दूंगा, या तू मेरे लिए करेगा तो मैं तेरे लिए वो करूंगा। एक कंसिडरेशन मूव होनी चाहिए। उसके बाद जब वो कंसिडरेशन मूव होने के बाद लीगली इन्फोर्सिबल हो जाए, यानी कानून द्वारा उसको कराया जाए, तो उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हम लोग सोशल एग्रीमेंट, यानी एक सोशल एग्रीमेंट होता है, यानी मम्मी बेटे के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया, भाई बहन के बीच में हो गया, पापा बेटे के बीच में हो गया, तो वो एग्रीमेंट क्यों नहीं माना जाता बोला हुआ, या वो एग्रीमेंट अनफोर्सिबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लैक करता है लीगली इन्फोर्सिबल होना, यानी वो ज्यादातर केसेस में उसको कागजी तौर पे नहीं कराया जाता। इसलिए जो स्पीकन एग्रीमेंट है फैमिली मेंबर्स में वो कभी भी इतनी जल्दी कोर्ट नहीं मानती है अनटिल एंड अनलेस उसको लिखा गया हो कागजों में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज, इसका आंसर है फर्स्ट ओनली दोज पर्सन हु आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द सेम। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कहता है कि भैया जिन 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही 2 लोग उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाली कोई भी लीगल रेमेडी भी उन्हीं दोनों लोगों में से किसी को मिलेगी। ये नहीं है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट राम और श्याम के बीच में हुआ है और चौधरी आके बन रहा है पहलवान। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने वाले क्लॉजेस। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाइज टू ऑल ऑफ दिस सिटीजन, पर्सन्स एंड कंपनीज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबके अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सब कवर होते हैं।
तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन था। प्रोडक्ट पेटेंट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, दिस वाज पेटेंट इंडिया के अंदर 2005 में हुआ था। वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। आप लोगों को ये सारे पेटेंट्स और कॉपीराइट्स उनके बारे में करके जाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये आते ही आते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन स्पेसिफिकली रेफर्स टू, इंडस्ट्रियल डिजाइन स्पेसिफिकली रेफर्स टू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, फंक्शनैलिटी नहीं, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विद एस्थेटिक अपील, यस ये इसका आंसर है। इन्वेंशन नहीं, इन्वेंशन तो भैया पेटेंट के अंदर आ जाता है, वो नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट मेंशन अंडर ट्रिप्स। ट्रिप्स के अंदर क्या मेंशन नहीं करा गया। दोस्तों ट्रिप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप्स बेसिकली एक ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट है ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये WTO के अंदर किया गया एक एग्रीमेंट है जो कि मोरक्को में किया गया था 1995 के अंदर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में, उसकी हिस्ट्री है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आपको पता है कि ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है। तो देखो उसी के एक रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि भैया ट्रिप एग्रीमेंट के अंदर कौन सा इसमें जो है वो पार्ट नहीं है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन ये है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट तो देखो सब जगह है, वो तो ट्रिप में का पार्ट है ये। पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन को क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है तो वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है, वो भी है। पेटेंट, कॉपीराइट, डेटा एक्सक्लूसिविटी, डेटा एक्सक्लूसिविटी कहीं नहीं सुना ज्यादा। पेटेंट, कॉपीराइट एंड डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एक बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट है। जो कोई फार्मूला, कोई केमिकल फार्मूला होता है, दूसरी कंपनी ना बताना चाहे किसी को, तो वो अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, जिसको कभी भी लीक नहीं करा जा सकता। और ये भी हम आगे पढ़ेंगे। कोका कोला का क्वेश्चन आया भी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 है और दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB का हिसाब से भी इसका आंसर 3 था, क्योंकि डेटा एक्सक्लूसिविटी के ऊपर अभी तक ट्रिप पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर इन देयर इन्फोर्समेंट ऑफ टेरिटोरियल, ये एक टेरिटोरियल राइट्स है, यानी इंडिया के कॉपीराइट अलग होंगे। वो क्या कहते हैं, इंटरनेशनली अगर नहीं एग्री कराया गया, मतलब इंटरनेशनली अगर आप उनको नहीं रजिस्टर कराया है तो वो इंडिया के अंदर ही माने जाएंगे। इसलिए आप अगर उसे इंटरनेशनल रजिस्टर कराएंगे तो वर्ल्ड के अंदर माने जाएंगे, इंडिया के अंदर कराएंगे तो इंडिया के अंदर। तभी कहते हैं ट्रेडमार्क, अगर इंडिया में कोई डिजाइन है जो इंडिया में ट्रेडमार्क है, जरूरी नहीं है कि यूएस वाला उसे यूज नहीं कर सकता। और उसने यूएस में उसे किसी ने यूज कर लिया तो आप उसे ट्रेडमार्क के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपने अपना वो डिजाइन इंटरनेशनली रजिस्टर नहीं कराया हुआ WTO के अंदर। तो एक टेरिटोरियल राइट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ट्रिप किसके अंदर आता है भैया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कहां सेटल होते हैं, WTO के अंदर। WTO इज द आंसर, सेकंड इज द आंसर। एंड द फॉर्मूला ऑफ कोका कोला, देखा मैंने बताया था ना, इसका आंसर है कॉपीराइट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपीराइट जो होता है वो फिल्म गानों के रिलेटेड होता है। ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, ट्रेडमार्क को आप पढ़ेंगे तो ट्रेडमार्क होता है कोई डिजाइन, कोई अल्फाबेट, कोई कुछ। कोका कोला का सीक्रेट जो है बनाने का, वो ट्रेडमार्क नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज नहीं है, इसका आंसर है ट्रेड सीक्रेट्स। थर्ड जो मैंने बताया था अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन लास्ट क्वेश्चन में, वही इसका आंसर है दोस्तों। और अभी आ गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। काजोल को क्या कहा जाता है दोस्तों? इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिनको आप लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। अल्फाबेट्स बोल रहा सॉरी, वर्ड्स ऐसे होते हैं, आप इंग्लिश में कितने भी वर्ड्स लर्न कर लें उनका मीनिंग आप नहीं जान पाते। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कोशिश करें ज्यादा ज्यादा वर्ड्स को पढ़ने की, बट अगर आप फिर भी इंग्लिश छोड़ना चाहें तो वो रिस्क तो होता है। इस बार तो 2 क्वेश्चन आए थे, पिछली बार इंग्लिश के अच्छे खासे क्वेश्चंस आ गए थे। आप इंग्लिश को अगर आपके वोकैब अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वोकैब कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम तक तो आप अच्छी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एवर गोइंग प्रोसेस है। बचपन से कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की यूजुअली वोकैब अच्छी होती है, बट इंडिया में मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चों की वोकैब भी इतनी बढ़िया नहीं होती। तो आप काजोल का वर्ड कैसे बताओगे, बताओ। काजोल का कोई मीनिंग पता है किसी को? काजोल, अजय देवगन, यही वाला याद है सबको, मगर काजोल का इसमें जो है मीनिंग है बुली करना किसी व्यक्ति को, और इसका आंसर बुली है। उसी तरीके से अभी आ गया वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब किसी को पता है? इसका मतलब होता है एक्यूरेसी। भैया ये टफ है, ये टफ है, बाउंसर्स है। अब आपके ऊपर है, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप इन्हें अटेम्प्ट करिए, नहीं तो इनको छोड़ के जाइए। तो अब यहाँ से आपका एनालिटिक्स एंड एबिलिटीज का एक तरीके से क्वेश्चनर शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको सीरीज एंड सीक्वेंस, डायरेक्शन, सैलोजिज्म, एनालॉगी, क्रिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपके एप्टीट्यूड के लिए। तो अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे जो है, ये है रेस्टिट्यूशन को बाइफरकेट करते हुए ये लोग E2T तक पहुंच गए हैं और पूछ रहे हैं कि आगे इसका क्या बनेगा। ऑप्शंस में UTI, TUT, ITU, TI दिया हुआ है। तो मैंने ये एक पेपर पे आपके लिए कर दिया है और मैं आपको इसको उसी पेपर पे समझाता हूँ। तो आप लोग जैसे देखेंगे तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ये हमारे पास ये रहा, उसके बाद ये एस्टिट्यूशो ये इन्होंने ऐसे बताया है कि ऐसे आएगा, TUT, ITO ऐसे, इटूट ऐसे करके। तो हुआ क्या एक्चुअली में, पहले हम इन
इस रेस्टिट्यूशन से ये तीनों वर्ड्स कैसे निकले हैं पहले हम उनको बनाते हैं, ताकि उसके बाद ही हमें आगे क्या वर्ड आएगा उसका एक रफ आइडिया लग पाएगा। तो अगर आप देखें रेस्टिट्यूशन को निकालने के लिए पहले आर और एन को काटा गया तो निकल गया एस्टिट्यूशो, जो ये वर्ड है। उसके बाद एस्टिट्यूशो में इन्होंने पहले दो वर्ड्स को काट दिया तो बन गया TITUTO, जो ये वाला वर्ड है, तो ये सेम वर्ड बन गया। उसके बाद इन्होंने TITUTIO को में से O और T को काट दिया, यानी फिर से उस पैटर्न पे आ गया जो ऊपर था। उस पैटर्न को करते हुए इन लोगों ने ये ITUTI वर्ड को बना दिया। अब आप देखेंगे कि पहले पैटर्न में पहले और आखिरी वर्ड को काटा, फिर पहले दो वर्ड को काटा, फिर पहले और आखिरी वर्ड को काटा। तो अब टेक्निकली जो वर्ड आया है इटूटी उसमें से कटना चाहिए अगर सिस्टमैटिक ढंग से हम देखें तो पहले दो वर्ड वाले पैटर्न के हिसाब से। तो ये कटेगा तो बनेगा UTI। तो दोस्तों इसका आंसर है UTI। अब अगला क्वेश्चन है, इफ A into B means A is to north of B, A plus B means A is to south of B, A percentage B means A is to the west of B, A minus B means A is to the east of B, then what is P percentage of Q plus R minus S is? S is in which direction with respect to Q? तो अब हमारे को ढूंढना है कि S किस डायरेक्शन में है Q के, क्या वो साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में। दोस्तों सबसे पहले तो जो ऊपर हम लोगों को इक्वेशंस दी गई है, पहले तो हम लोग उन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूं। A इंटू बी का मतलब है A इज टू द नॉर्थ ऑफ B, जो बताया गया था। A प्लस बी A इज टू साउथ ऑफ B, A इज टू वेस्ट ऑफ B, A परसेंटेज B है, और A माइनस बी इज A इज ईस्ट ऑफ B। अब आप देखेंगे A पहले है तो ये बोला गया है कि A जो पहले है वो B के मतलब ईस्ट में है। ये इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि B इज टू ईस्ट ऑफ A, यानी इस लाइन का भी एक मतलब है कि जो A है वो ईस्ट में है B के इस साइन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम एक तरीके से नोट करें तो यहां पे इनटू का मतलब है नॉर्थ, प्लस का मतलब है साउथ, परसेंटेज का मतलब है वेस्ट और माइनस का मतलब है ईस्ट। तो एक तरीके से हमने साइड में ये भी नोट कर लिया है। अब अगर हम लोग देखें ऊपर वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनता है जिसमें कह रहे हैं P इज परसेंटेज ऑफ Q, तो A इज परसेंटेज ऑफ B का मतलब है A इज टू वेस्ट ऑफ B, तो इसका मतलब है P इज वेस्ट ऑफ Q। तो ये देखो ये रहा Q और P जो है वो Q के वेस्ट में। आपको डायरेक्शंस पता है ना क्या होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो अगर कोई चीज यहाँ है और उसके वेस्ट में बोला है तो वो चीज हमेशा उसके लेफ्ट में होगी। तो अब अगला ये तो हमारा बन गया पहले वाला पार्ट। पहले पार्ट में हमारा ये बन गया P इज टू वेस्ट ऑफ Q। अब उन्होंने बोला है Q प्लस R, A प्लस B का मतलब है A इज टू साउथ ऑफ B, तो Q प्लस R का मतलब है Q इज टू साउथ ऑफ R, नॉट R इज टू साउथ ऑफ Q। तो R का जो साउथ है वो हमेशा नीचे होगा। डायरेक्शन हमेशा सेंटर में खड़े होकर देखनी है आपको। तो R का Q का हो गया सेकंड, ये बन गया डायग्राम। अब उन्होंने बोला है R माइनस एस, यहां पे लोगों ने बहुत गलती कर दी। R माइनस एस का मतलब है जैसे A माइनस बी का है कि A इज टू ईस्ट ऑफ B, तो R जो है वो S के ईस्ट में है। लोगों ने कई इस क्वेश्चन में S को ईस्ट में कर दिया और R को वेस्ट में कर दिया, और इसलिए उनका आंसर जो साउथ जो नॉर्थ वेस्ट था सही, उससे बन गया नॉर्थ ईस्ट। और काफी लोग नॉर्थ ईस्ट को मार्क करके आए थे, जबकि इसका आंसर साउथ वेस्ट है, क्योंकि जो R इज टू साउथ, R इज टू ईस्ट ऑफ S, तो S का जो ईस्ट है वो इस तरफ पड़ता है, ये आपको पता ही है। तो इसलिए जो Q S के रिस्पेक्टिव में कहां आ गया, यहां पे नॉर्थ वेस्ट में। तो इसका आंसर है नॉर्थ वेस्ट। तो ये इसका राइट आंसर है। कुछ ऐसे करने का आप लोग एग्जाम में कोशिश करेंगे तो इजीली आपसे हो जाएगा। ये एक ट्रिक मैंने आपको थोड़ी सी बताई कि आप उसे राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है जिस पे दो कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस थे और ये काफ़ी मतलब देखने में आसान लग रहा है। 9 डिप्लोमेट्स RSTUV WXY and Z आर सिटिंग राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर, Z सिट्स फिफ्थ टू द राइट। ये कंडीशन में बाद में पढ़ूंगा, मगर ये काफ़ी इजी लग रहा है, बट ये बहुत टफ क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ और चांसेस बन जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये पेज पे आ जाएं और ये देखें कि यहाँ पे हम लोगों को पहले बनानी है 9 चेयर्स जो सेंटर की तरफ फेस कर रही हैं। तो एक चेयर ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं। तो कुछ आपने 9 चेयर्स ऐसी बना ली जो कि फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप अपना यहाँ पे पहले लिख लें कि क्या क्या कंडीशंस आपको
दी गई हैं। ये सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पे नीचे राइट डाउन कर ली हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे आपको ध्यान देना है, वो ये है कि आप सबसे पहले उस कंडीशन को लिखें जो कि काफ़ी श्योर शॉर्ट है। तो इसमें सबसे श्योर शॉर्ट जो कंडीशन है जो मुझे लग रही है वो ये वाली है कि z सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ x, यानी अगर x को हम कहीं पे भी बिठाएं तो उसके z फिफ्थ राइट में है। तो मैं x को यहाँ बिठा लेता हूँ, x 1 2 3 4 और 5, तो ये आपका z आ गया यहाँ पे। अब अगला है t इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ x और z। ये एक तरीके से स्टेटमेंट है, तो ये कहीं बैठने लायक तो है नहीं, मतलब t x और z के, यानी इस चेयर पे, इस चेयर पे और इस चेयर पे और इस चेयर पे तो t नहीं बैठ रहा, तो t से ये 4 चेयर्स तो आउट हो चुकी हैं। तो हम लोग t को भी फिलहाल यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि t के काफ़ी सारे ऑप्शंस बचे हैं। इन 4 चेयर्स के आउट होने के बाद भी 3 चेयर्स बची है जिसमें t कहीं बैठ सकता है, तो इसलिए अभी हम t के लिए थोड़ा और वेट करते हैं। s सिट्स बिटवीन y एंड v, तो ये चीज़ एक श्योर हो गई है कि y और v के बीच में ही s बैठ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन और श्योर हमारा हो चुका है। मगर अब इसको हमको 3 चेयर्स चाहिए, तो हम कौन सी 3 चेयर्स ले सकते हैं? ये वाली साइड से भी ले सकते हैं और ये वाली साइड से भी ले सकते हैं। मगर एक स्टेटमेंट है जो इसमें आपको काफ़ी हेल्प कर देगी, वो ये है कि y, ये वाली स्टेटमेंट कि y इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ z, तो यानी y इस और इस चेयर पे तो y नहीं बैठ सकता। तो अब y किस चेयर्स पे बैठ सकता है? y इनमें से किसी भी चेयर पे बैठ सकता है। तो हम लोग एक लेके चलते हैं ऑप्शन, तो y यहाँ नहीं बैठ सकता, तो इस चेयर पे तो ऑप्शन ये बना कि y, s और v, एक तो ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे, और एक ऑप्शन यहाँ पे भी सेम हो सकता है। अगर हम लेंगे इस वाली चेयर पे y को हम लोग बिठाएं, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन है, s को बिठाएं और यहाँ पे ऐसे v को बिठाएं, तो एक ऑप्शन है। अब देखते हैं कि इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही जाता है। तो हमने अब तक ये स्टेटमेंट अपनी पूरी कर ली है, हमने ये वाली स्टेटमेंट भी पूरी कर ली है, ये हमने चेक कर ली है, और हमने अपनी ये वाली सिचुएशन भी पूरी। अब अगली क्या है? t सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ v, तो v के चौथे लेफ्ट पे t बैठ रहा है, और t इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ x और z, तो हमें पहले ही पता है। तो अगर इसका चौथा यहाँ से ले तो 1 2, अगर v का चौथा ले तो 1 2 3 4, तो t यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता, तो इधर से तो नहीं है, ठीक है v का। तो सॉरी, अगर ये जैसे v इस टेबल में इस तरफ देख रहा है तो हमें क्या लेना है? t सिट्स टू द लेफ्ट। तो अगर टेबल में इस तरफ ले रहा है तो हम लोग अगर इसको घुमा लें पेपर को ऐसे करके, तो आप देखिए t का v का जो लेफ्ट है वो इस साइड पे है, इस डायरेक्शन में है v का लेफ्ट। तो 1 2 3 और 4, हाँ t यहाँ बैठ सकता है क्योंकि ना ही ये x के उसमें है और ना ही ये z के पास में, तो t इधर बैठ सकता है। तो यानी ये ऑप्शन जो YSV का हमने लिया था वो कट गया, तो ये ऑप्शन YSV का ठीक ऑप्शन है। तो t को हमने बैठा दिया यहाँ पे, इसे अब दोबारा सीधा कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि u सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ w, तो अब अगर हम लोग w को यहाँ पे डालें, क्योंकि राइट में जाना है ना हमको, अगर हम w को यहाँ डालेंगे तो क्या होएगा? देखें, अगर हम w को यहाँ पे डाल देंगे तो इधर से इसका राइट इस तरफ हो जाएगा, और 1 2 तो यहाँ सीट ही नहीं है, तो w ऑटोमेटिकली यहीं आ रहा है। तो w को हम जब यहाँ पे डालेंगे तो इसका 1 और 2, तो इसका जो दूसरा राइट है वो यहाँ है, और u सिट्स, u जो बैठ रहा है वो w के दूसरे राइट पे बैठ रहा है। तो एक तरीके से हमारी टेबल अब अच्छी तरीके से फॉर्म होने लग गई है। अब एक बच गया, कौन बच गया? r यहाँ बैठ रहा है, तो ये आपका r हो गया। तो अब टेबल के सारे मेंबर पूरे हो चुके हैं, r u y w x, सॉरी r u t, ये t है, माफ करने का, मैंने इसको उस तरफ से बनाया था इसलिए, r u t w x y s v। अब ये पूछ रहे हैं कि u की पोजीशन क्या है। देखिए टेबल थोड़ी खराब इसलिए होगी क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी ली है, बट आप देखें तो टेबल में मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, w t u r z x v s और y। तो अब ये पूछ रहे हैं कि u की पोजीशन बेसिकली रिगार्डिंग टू s क्या है? u पोजीशन रिगार्डिंग s, तो u की पोजीशन रिगार्डिंग s एंटी क्लॉकवाइज। इन्होंने एक और कंडीशन दी है कि एंटी क्लॉकवाइज क्या है। तो आप देखें
क्लॉक कैसे चलती है? यूं चलती है, 12 ऊपर होता है, 6 नीचे होता है। हमको देखना है यू एंटी क्लॉकवाइज, तो एस से हमें यू जाना है। इसकी पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 और 5। तो अगर एस सेंटर की तरफ देख रहा है तो एस के इधर क्या हुआ? लेफ्ट, और एस के इधर क्या हुआ? राइट। तो ये पूछ रहे हैं 1 2 3 4 और 5, तो राइट में फिफ्थ पोजीशन, यानी अगर हम देखें तो फिफ्थ टू द राइट इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में क्या है देखते हैं। ऑप्शन में फिफ्थ टू द राइट लिखा हुआ है, फिफ्थ टू द राइट इसका आंसर होना चाहिए, और इसका आंसर क्या है? फिफ्थ टू द राइट। तो आप अगला क्वेश्चन अब देख सकते हैं, ये सेम ही टेबल है। टेबल हम ऑलरेडी बना चुके हैं और उस पर हम लोग सिटिंग कर चुके हैं और उसका पिछला आंसर हम निकाल चुके हैं। तो अब ये फिर से वही चीज़ें बताएगा। एस सिट्स बिटवीन वाई एंड वी, टी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो ये सेम ही है। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन बदल दिया है। 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर अ लाइक बेस्ड। तो ये कह रहे हैं भैया इसमें से जो 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर अलाइक बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म द ग्रुप। तो ये कह रहे हैं इन्होंने 4 पेयर जो दिए हैं बेसिकली, उन 4 में से जो 3 है वो सेम तरीके से सिटिंग कर रहे हैं और एक जो है उसकी सिटिंग अलग है। तो आपने उस ऑड वन आउट को इसमें से निकालना है। तो आइए अब हम लोग अपने उसी डायग्राम पे दोबारा चलते हैं। ये डायग्राम मैंने पिछले वाले से क्लियर कर दिया है थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो अब ये कह रहे हैं टी आर, तो टी आर का क्या डायग्राम है भैया? जो टी और आर है उसके बीच में 1 का गैप है, तो 1 का गैप है इसके बीच में। चलो ठीक है। जेड और एस, जेड और एस के बीच में भी 1 का गैप है, तो ये भी ठीक है, चलो बढ़िया। y और w के बीच में भी 1 का गैप है, तो ये वाला भी चलिए ठीक है, सेम सही लग रहा है, लाइक लग रहे हैं। u और v के बीच में देखते हैं, तो ये रहा हमारा u और ये रहा हमारा v, तो इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, तो हमारा आंसर है u और v। तो ये आसान हो गया, मगर ये टफ था जब तक ये टेबल नहीं बन रहा था, और टेबल बनाना टफ था। थोड़ा सा मैंने लास्ट डायग्राम पे आपको ढंग से समझाया, अगर नहीं समझ आया तो उसको वापस से दोबारा से देखें। ये टेबल को बनाने का तरीका थोड़ा टफ था, थोड़े ऑप्शंस आपको लेके चलने थे, मगर एंड में जब टेबल बन गया तो देखो क्वेश्चन कितना आसान से हो रहा है। ऐसे ही होता है इन सिटिंग क्वेश्चंस में, एक बार ये बन जाए तो उसके बाद आप इनसे चाहे 100 सवाल पूछ लीजिए, सारे आप सही कर देंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें 2 एनिमल तो एटलीस्ट रहते ही हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंटेन्स एनिमल ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग 6 काइंड्स। इन 6 काइंड्स में से 2 एनिमल तो रहते ही हैं। देखो आपको बच्चों इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग पहले इसे पॉज कर लें मेरी वीडियो को, और पहले इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और अपने ऑप्शंस बनाएं और फिर मेरे आंसर को देखें। तो ये कह रहा है भैया 6 काइंड ऑफ एनिमल्स लिव्स इन अ वाइल्ड सेंचुरी एंड 2 ऑफ अ काइंड, हमेशा मतलब एक कॉम्बिनेशन है, एटलीस्ट 2 तो आपको वहां मिल ही जाएंगे। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है? वो पहला कॉम्बिनेशन कह रहा है कि अगर चिंकारा है तो जैकाल नहीं होगा। पहला कॉम्बिनेशन है जैकाल्स आर नॉट इन द सेंचुरी इफ चिंकारास आर, यानी चिंकारा है तो जैकाल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ब्लैक बक्स आर इन द सेंचुरी इफ वाइल्ड बोर्स आर, ब्लैक बक्स आर नॉट इन द सेंचुरी, यानी अगर ब्लैक बक सेंचुरी में नहीं होगा अगर वाइल्ड बोर सेंचुरी में है तो। तीसरा है कि या तो वाइल्ड बोर होगा, इधर वाइल्ड बोर और जैकाल, यानी जैकाल होगा या वाइल्ड बोर होगा। ठीक है। अब चौथा है कि जैकाल आर इन द सेंचुरी इफ नीलगायस और लेपर्ड और बोथ, या तो क्या नीलगाय है या लेपर्ड है या दोनों है। अब ये कहना चाह रहे हैं इफ देयर आर नो वाइल्ड बोर इन द सेंचुरी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ एनिमल दैट कैन नॉट बी इन द सेंचुरी। तो अब ये कह रहे हैं ऐसा कौन सा जानवर है जो सेंचुरी में नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि वाइल्ड बोर अगर सेंचुरी में नहीं है तो सेंचुरी में कौन से जानवर, मिनिमम 2 जानवर कौन से हो सकते हैं, और वो है जैकाल और ब्लैक बक, क्योंकि वाइल्ड बोर का कॉम्बिनेशन ही उन दोनों से था, अभी ऊपर हमने चेक करा था। तो वाइल्ड बक और जैकाल, तो ब्लैक बक और जैकाल तो भैया होंगे ही होंगे, अगर वाइल्ड बोर नहीं है तो वाइल्ड बोर नहीं है तो ये दोनों होंगे। अब ब्लैक बक के साथ तो किसी का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, मगर जैकाल के साथ, अगर जैकाल है सेंचुरी में तो चिंकारा नहीं होगा। देख रहे हैं आप, जैकाल है तो चिंकारा नहीं होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन है कि अगर वाइल्ड बोर नहीं है तो जैकाल होगा और जैकाल होगा तो चिंकारा नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन है चिंकारा। चिंकारा इज द राइट आंसर। चलिए अब एक और क्वेश्चन को करते हैं और फिर से वही तरीका, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को राइट डाउन करिए, कितना समझ आ रहा है क्या आ रहा है ऐसे करिए। अगर आपका आंसर सही है स्क्रीन के एंड में और मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो
मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसको कैसे करना है वो देखिए। तो ये कह रहा है a डिवाइडेड बाय b मीन्स a इज फादर ऑफ b, a इंटू b मीन्स a इज वाइफ ऑफ b, a प्लस b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज डॉटर ऑफ b। इफ e डिवाइडेड f इंटू g प्लस h देन हाउ इज h रिलेटेड टू f। तो पहले तो हमारे पास भैया जो लिखा हुआ है उन सबको हम लोग एक राइट डाउन कर लेंगे। भैया पेपर में व्हाइट शीट्स आपको मिलेंगे, 4 मिलते हैं, 6 मिलते हैं, हर एग्जाम में मिलते हैं। व्हाइट शीट का यूज यही होता है। लॉ के एमसीक्यूज में व्हाइट शीट का कोई यूज नहीं होता सिवाय मैथ्स के और ये आपका एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के, रिलेशनशिप के, डायरेक्शंस के, इन क्वेश्चंस के बजाय और कहीं भी व्हाइट शीट का यूज नहीं होता, इसलिए यूज उनका करना है आपने। तो करना क्या, पहले ये लिख लीजिए। तो इसका मतलब क्या, डिवाइड का मतलब भैया फादर है, इनटू का मतलब वाइफ है, प्लस का मतलब ब्रदर है, माइनस का मतलब डॉटर है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से इन्हें लिखना शुरू करते हैं। तो E डिवाइडेड बाय F मतलब A इज फादर ऑफ B, A डिवाइड का मतलब है तो E इज फादर ऑफ हो गया। F इंटू G, इंटू का क्या था भैया, इंटू का था वाइफ, तो फिर भैया F G की वाइफ है, F इज वाइफ ऑफ G। अब कह रहे हैं G प्लस H, प्लस का क्या था, प्लस का था ब्रदर, तो जो G और H है वो ब्रदर है। तो अब H और F का रिलेशन क्या हुआ, अगर F G की वाइफ है और G H का भाई है तो F और G क्या हुए, F और H क्या हुए, वो हुए सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। तो उन्होंने पूछा H रिलेशन टू F क्या है, तो H रिलेशन टू F है ब्रदर इन लॉ। तो योर आंसर इज ब्रदर इन लॉ, और यही DULLB का राइट आंसर है। ये अब आपका एक और क्वेश्चन आ गया। देखो ये है, ये पूछ रहे हैं कि भैया चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट चूज करना है FCDE के बीच में, UQRS, KGHI और PLMN। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सबसे पहला काम क्या करें, आप लिखें ABCD Z तक, थोड़ा आपको इजीली हो जाएगा उसे ढूंढना। ऐसे ABCD के क्वेश्चन में हमेशा एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD लिख लिया करें पेपर पे, व्हाइट शीट पे। अब ये कह रहे हैं FCD, UQRS, KGHI, PLMN, इनके बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो गलत है, ऑड वन आउट है। तो पहला तो हम FCDE को ही समझ लेते हैं। देखो F यहां पे रहा, अब C क्या है, C उससे 2 अल्फाबेट पीछे गया, और उसके बाद DE क्या है, उसके आगे के 2 अल्फाबेट, यानी पहले वाले अल्फाबेट से 2 पीछे जाके उसके आगे के 2 अल्फाबेट। तो एक कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा आया है। चलो UQRS में कैसा होता है वो देख लें, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भैया ये रहा U से 2 पीछे गया R, नहीं ये तो हो ही नहीं रहा, इससे तो 3 पीछे जा रहा है। देखो U से 1 2 3 और Q ये रहा, तो ये तो भैया पहले दोनों में ही हम लोग अलग अलग हो गए। चलो तीसरा देखते हैं, सारे चेक करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि पहले में आप लोग डर जाए। तो अब KGHI को देखते हैं। देखो K ये रहा, 1 2 3 G और आगे के 2, ये देखो ये सेम हो रहा है UQRS से। देखो U 1 2 3 और RS आगे के 2, Q के आगे के 2। अब PLMN अगर सेम हो गया तो भैया ये तीनों सेम हो जाएंगे और FCDE ऑड वन आउट हो जाएगा। तो PLMN देखते चलो, P ये रहा 1 2 3, अरे वाह, और MN हो गया ना सेम। तो FCDE भैया इसमें ऑड वन आउट है। इसका करने का तरीका सबसे इजी यही है कि आप अल्फाबेट लिख लें। हमारे सारे के सारे 100 क्वेश्चन DULLB 2020 के पूरे होते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर्स दे दिए, उनके एक्सप्लेनेशंस दे दिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए, और इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस ऑन शीट सॉल्व करे जाने थे उनको ऑन शीट आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। ये 2020 DULLB के साथ साथ मैं और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालूंगा। मैंने एक न्यू मेथड चूज करा था क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, क्योंकि इससे पहले मैंने जब मॉक टेस्ट निकाला था उसमें भी मैंने एक मेथड यूज करा था। आप चाहें तो मेरी मॉक टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, मैं उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। तो आप इन दोनों सीरीज को चेक करके मेरे को बताइए कि आपको कौन से वे से क्वेश्चन पेपर समझना सही लगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है, थोड़ी कम रखनी चाहिए थी, तो आप मुझे उसके बारे में भी बताइए। आप चाहते हैं कि अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर क्या है और सिर्फ उस आंसर की डिटेल बताऊं, उससे रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस ना बताऊं, तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो लंबी जरूर होगी, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो आने वाले 2021 के LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप मेरा ये वीडियो चेक कर रहे हैं और आपने आगे फॉरवर्ड कर करके इस पार्ट पे पहुंचे हैं, तो मैं आपको फिर से बोलूंगा वापस जाइए और अपना, आप जब इतने दिन दे रहे हैं, इतना महीना दे रहे हैं एक एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, तो कुछ 2.5-3 घंटे आप इस वीडियो को दीजिए, जिसके अंदर पिछले ईयर के क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और फैक्ट्स को भी आपके सामने रखा गया है। थैंक यू गाइस, दिस इज सौरभ खरवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।